गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा। हाँ, तो आप में से सब लोग ये पूछ रहे हैं टेस्ट टेस्ट के लिए। मैंने आपको बताया था कि 30th को, जिन लोगों ने कल मुझे मैसेज करके पूछा है, कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ। 30th में को आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर है 20th जून को। ठीक है, तो अपने पास आप ये नोट भी कर ले, 20th जून को है। और उसके उसमें जो सिलेबस होगा वो आपका सिलेबस वहां तक होगा जहां तक का आप पढ़ लेंगे। मतलब यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैथ आपका पूरा हो चुका है, आपका क्वाड्रेटिक पूरा हो जाएगा, और उसके आगे जो भी टॉपिक जहां तक पूरा होगा वो आपका कमिंग टेस्ट का सिलेबस होगा, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखिए, 20th जून एग्जैक्टली बेटा, जेई एडवांस के 2 पेपर है, और 30th में को आपका कोई भी पेपर नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैंने कंफर्म कर लिया है वहां से, है ना। बिल्कुल ठीक है बच्चों, 30th में को नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, हम लोग कल जहां तक पहुंचे थे उसके आगे बात करते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज एक बात ध्यान देना, टेस्ट बेटा मैंने रोशन आप लोग को अभी मैंने बोला 20th जून, जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग टाइम से पहले तो ज्वाइन किया करें एकदम सभी बच्चे, है ना। 10 o'clock की टाइमिंग है आपकी क्लास स्टार्ट होने की, तो मैं वेट कर रहा होता हूँ 2-3 मिनट 4 मिनट, है ना। कोशिश करें सभी लोग 10 o'clock पे ज्वाइन करें। तो बेटा टेस्ट का जो डेट है वो 20th जून को है। ठीक है, वो टेस्ट का जो डेट है वो 20th जून को है, और 30 मई को जो आप लोग कह रहे थे वो नहीं है उस दिन। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुने। कल की क्लास में अपन ने जब टाइप 4 करा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपसे कहा था जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो अपन ये काम करेंगे। मैं आपको कल का क्वेश्चन दोबारा से दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कल आपको ये बात बताई थी, और आपने इसके रिगार्डिंग कई लोगों ने डू योर सेल्फ 9 भी स्टार्ट किया होगा, करके देखा होगा। अब मेरी बात को पहले सुनते चले ध्यान से और समझते चले। मैंने इस क्वेश्चन में आपको केस 1 और केस 2 जब बना के दिखाए थे, तो आपको दिखा ये ध्यान दिया होगा कि कौन सी वैल्यू केस 2 के अकॉर्डिंग अगर एक्सेप्ट हो रही होगी तो क्या होगा, और रिजेक्ट होगी तो मैंने उसके लिए कहा था कि एक क्वेश्चन अपन और करके देखेंगे, और वो है ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केस में जैसे इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को जो अपन लोगों ने किया था, इसमें तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई थी। आप तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रिजेक्ट भी होगा तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। तो स्टेप वही है, रेंज फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान से समझते चलें। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन में x बिलोंग कर रहा है r को, और आपसे कह रहा है कि रेंज फाइंड आउट करनी है, x बिलोंग्स टू रियल। तो अपन ने कल क्या सीखा था, अपन ने कल ये सीखा था कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ध्यान से देख लें। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, उसको एक तरफ मैनेज कर लेते हैं। तो ये हो गया y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस 1 एक्स और प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जितने भी लोगों को अब कल के स्टेप ध्यान है तो उनको ये बात ध्यान होगी कि सर आज आपने एक क्वाड्रेटिक जो फॉर्म करी है वो x में फॉर्म करी है। क्वाड्रेटिक किस में फॉर्म करी है, x में। और x में आपके पास डेटा क्वेश्चन में गिवन है कि x बिलोंग्स टू r पर ये बात करनी है। तो आपको मालूम है कि इस समय क्या लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल 0। तो कल का स्टेप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मगर ये लगाते समय मैंने आपसे कहा था जल्दीबाजी वहां ना करें। पेपर में ध्यान से देख लें कि ये एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो अपन इसको ट्रीट करेंगे केस 1, जब y माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसे। और केस 2, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना होकर एक लीनियर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट होगा तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अपन को ये दो केस यहाँ पर कंसीडर करने चाहिए। अब आपने कहा सर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से बिहेव कर रहा है तब तो अपना वही स्टेप है, डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। y माइनस 1 0 नहीं होगा तो वो कोई भी वैल्यू लेगा तो ये एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं x बिलोंग्स टू r के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, d इज ग्रेटर इक्वल 0। तो ये हो गया बच्चों y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 बी ए सी, और y माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल 0। इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और यहाँ आपका आ गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y और प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विच इज माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ आपका माइनस 3y, और ये हो जाएगा आपका प्लस 12y, तो ये हो गया आपका 10y प्लस का।
और -8 और +1 यानी कि -7 ग्रेटर इक्वल 0। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका कुछ हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो एक फैक्टर मुझे इजिली 1 यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर तो हो जाएगा 1, तो y-1 तो आएगा ही सही, और यहाँ आपका हो जाएगा 3y1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 10 है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y माइनस का 7। ठीक है भाई, और ये वैल्यू मेरे पास हो गई है 3y² माइनस 3y माइनस 7। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो गया ये। अब आपको मालूम है कि अगर इसकी मैं प्लॉटिंग करता हूँ वेवी कर्व साइन स्कीम पर, तो ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है एक 1 और एक आ रहा है मेरा 7/3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ये कंसीडर किया तो प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये y बिलोंग करने लगा बच्चों कहाँ से कहाँ तक, क्लोज 1 से 7/3 तक क्लोज। ठीक है भाई, ऐसा मैंने कर दिया। अब जैसे ही ये कम कर दिया तुमने, जैसे ही ये लिख दिया मैंने, तो y बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 7/3। अपन को तुरंत ध्यान आया कि केस 2 अभी हमारा बाकी है, जिसमें हम इसको y-1 बराबर 0 को देखेंगे कि y की वैल्यू 1 जो है, क्लोज क्यों किया बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, जिसने भी पूछा यहाँ पर b ग्रेटर इक्वल 0 का है तो इक्वलिटी है, तो आपने क्या करा यहाँ पे क्लोज, यानी कि 1 को भी शामिल किया और 7/3 को भी। बिल्कुल, अभी जो लोग आगे लिख रहे हैं सर y नॉट इक्वल्स टू 1, बिल्कुल अपन को केस 2 सॉल्व तो करने दो। तो केस 2 में अपन ने इसको क्या कर दिया, y-1 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जब तुमने y इक्वल्स टू 1 लेके इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0, ये भी 0, और यहाँ क्या आ गया -1 इक्वल्स टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो -1 इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकता ना, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आज क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या आपको ये वाली बात समझ आई बच्चों, आज ये रिजेक्ट हो जाएगा केस, और ये रिजेक्ट हो गया तो मैं y की वैल्यू 1 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये वैल्यू मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरा जो आंसर आ रहा था, अब वो मेरा फाइनल आंसर जो मैं पहले दे रहा था क्लोज्ड। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने y-1 बराबर 0 का केस कंसीडर नहीं किया होता जल्दीबाजी में, तो तुम तो आंसर क्या टिक कराते, तुम तो आंसर टिक कराते क्लोज्ड 1 से 7/3, तो ये तो गलत हो जाता और ये ऑप्शन भी नजर आएगा वहां पेपर में। तो आपको ध्यान देना था कि आपने जैसे ही ये लिया तो आज ये रिजेक्ट हो गया है केस, इसलिए आज मेरे आंसर पर फर्क पड़ेगा ओपन इंटरवल 1 से, यानी मैं 1 को एक्सक्लूड कर दिया हूँ, 7/3 क्लोज्ड इंटरवल। क्या ये बात भाई आप लोगों को अभी समझ आती है? अब देखो, कल भी मैंने ये बात करी थी और मैंने आपसे कहा भी था, आप में से कई लोगों ने डू योरसेल्फ 9 ऑलरेडी करके रखा होगा मुझे मालूम है, और सब में चाहे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है देन यू विल टेक एज इट इज एक्सप्रेशन एज अ y और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना x बिलोंग्स टू r के लिए। बिल्कुल सुंदरम, ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया भाई बहुत अच्छी बात है, वो लोग कह रहे हैं सर हमने ये सारे कर लिए, ठीक है, मगर ये मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर रहा था केस 2 कि भाई इस केस 2 को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक्सप्रेशन एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया बात है, आपने क्वाड्रेटिक की तरह कर दिया, मगर अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आपको देखना पड़ता है कि ये एक्सेप्ट हो रही है क्वेश्चन में या फिर रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने यहाँ पर जो कल क्वेश्चन कराया था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा घर पे, कल रिवाइज करा होगा अपना नोट्स, और जिन्होंने कल समझ लिया था, तो कल के केस में ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि कल आ रहा था वेरिएबल x बराबर 0 और क्वेश्चन में x रियल को बिलोंग कर रहा था, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई थी, इसलिए y बराबर 1 अपन ने कल आंसर में एक्सेप्ट किया था। अगर कल रिजेक्ट होता तो मेरे को फाइनल आंसर में से 1 को बाहर करना पड़ता। क्लियर है बात? ठीक है, अब इस केस में आपने जैसे ही ये बात कंसीडर करी, अब इसमें सबसे पहली चीज आपने क्या देख लिया कि ऐसा कोई भी केस होगा तो अपन ये बात काम करेंगे। अब जैसे ही आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे डू योरसेल्फ 9 लगाया भी है, अगर आप एक ऑब्जर्व करो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे जिन लोगों ने किया होगा तो आप सबको दिख रहा होगा कि सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, बस मैं ये बता के आगे बढ़ूंगा, आप ध्यान से देख लें। आप देखोगे अभी जब मैं इसको आपको प्रोवाइड करूंगा तो x² + 2x - 1, मगर बच्चों करके जरूर देखा, कैलकुलेशन जिन लोगों ने पूरा करा होगा तो उनको तरीका एकदम समझ आया होगा कि हाँ सर वही स्टेप है पूरे पूरे डू योरसेल्फ 9 में जो कल हमने सीखा था। अब जैसे ही एक्सप्रेशन बन गया, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग्स टू r के लिए अपन को चर्चाएं करनी,
तो जैसे ही x बिलोंग्स टू r के लिए बात करनी है तो d ग्रेटर इक्वल 0 की एनालिसिस होगी, और उस पर एनालिसिस करके आपको पता था कि सर केस बना लेते हैं, एक बार y नॉट इक्वल्स टू 0 का और एक बार y इक्वल्स टू 0 का, तो अपन ने एक आंसर निकाला। देखो पूरा स्टेप एक जैसा है। अब कोई कहे सर मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो बेटा ये कैलकुलेशन तो आप रोज इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर डालो 2-4 बार बिना देखे। ये नहीं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के उतार लिया, नहीं, उसको करके देखा करो, और जैसे ही करके देखोगे तो केस 1 आपने जैसे ही सिंप्लीफाई किया एक आंसर आया, केस 2 लिया, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख लो आज भी y इक्वल्स टू 0 जैसे ही इसमें पुट अप करा, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं और एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ही 0 रखा तो 0x² प्लस 0 माइनस 8x और प्लस 4 माइनस 0 बराबर 0, तो यहां से माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0 हो गया, तो 8x बराबर आ गया आपका 4, तो x बराबर आ गया 1/2। तो भैया ये रियल होता है ना, वैल्यू x पर x इक्वल्स टू 1/2, तो आज ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेड है तो आपने कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, y इक्वल्स टू 0 को, यानी कि आज मेरा आंसर y इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है अपने आंसर के अंदर तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक मैं जब जा रहा हूं तो इसके अंदर 0 मैंने शामिल किया, मैंने उसको बाहर नहीं किया। सारे क्वेश्चंस में वही है, अभी जब तुम्हारे पास पहुंचेगा तो आराम से इत्मीनान से देख लेना। अब मैं जिस चीज पर आ रहा हूं भाई, कुछ भी आप करें उससे पहले बहुत ध्यान से आज के ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अगर मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट सर क्यों एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो रहा, भाई एक्सेप्ट और रिजेक्ट इसलिए हो रहा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं शायद एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर नहीं है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा, और अगर लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा ना कि x की वैल्यू क्या आ रही थी। अब x नहीं आया, पूरा कट गया, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाया पूरा एक्सप्रेशन ही कट गया, तो इसको देखो जरा, -1 बराबर 0 आ जा रहा है y इक्वल्स टू 1 लेने पर, तो क्या ये वैलिड है, तुम ही बताओ मेरे को, क्या ये बात वैलिड है? कभी -1 0 हो सकता है क्या किसी y की वैल्यू पर? तुम खुद सोचो पूछने से पहले, हर बार मेरी बात पर ध्यान दो, क्या ये पॉसिबल था -1 0 हो जाए किसी y की वैल्यू पर? नहीं पॉसिबल था ना, तो जब नहीं पॉसिबल है तो मैंने y की वैल्यू 1 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। शायद मैं इस बात को अब बहुत बार रिपीट कर चुका, मेरे हिसाब से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ जिस चीज पर मैं बढ़ रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना भाई, और बहुत पेशेंस से, कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी होती हैं क्वेश्चंस में, मगर आपको पेशेंस बना के रखना है इस पार्ट में, और ये पार्ट मैं जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखूं वो उतना ही कम है, क्योंकि जेई और जेई मेन लोकेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको जेई एडवांस में इसका क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है कॉन्सेप्ट वाइज या जेई मेन में, तो इतना जरूरी है कि आपको हर बात को बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना होगा और ऑब्जर्व करना होगा। कैलकुलेशन भी होगी, ये भी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि केसेस बनेंगे, कुछ बातें होंगी, तो आपको ध्यान देना होगा, कंडीशंस को सॉल्व करना होगा। तो है क्या ये, इसको समझते हैं। नाम से तो भाई पता लग रहा है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब ध्यान से सुनना, अब चैट रोक दो, जब मैं बोलूंगा तब शुरू करना कुछ भी, ठीक? अब सुनना ध्यान से। लोकेशन ऑफ रूट में हम सबसे पहली बात, ये बात तो नाम से पढ़ के समझ रहे होंगे सर, अभी तक रूट्स की बात होती थी तो अल्फा और बीटा हम बोलते थे। अब ये जो अल्फा और बीटा हम बोलते हैं उसकी लोकेशन यानी नंबर लाइन पर ये अल्फा और बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, शायद आज इसके बारे में आप बात करने वाले हो, और डिफरेंट सिनेरियो होंगे कि ये जो अल्फा बीटा है ये पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी से बड़े हैं, कभी मैं कहूंगा कि अल्फा बीटा किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से छोटे हैं, कभी मैं कहूंगा कि अल्फा बीटा किसी क्वांटिटी के दो क्वांटिटी के बीच में आ रहे हैं। तो इस तरीके की एनालिसिस, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स की एनालिसिस अपन करने वाले हैं नंबर लाइन पर, उसको आप आर्टिकल का नाम दे रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर आप जब इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही लिखिए कि दिस आर्टिकल डील्स विद एन एलिगेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर लोकेटेड स्पेसिफाइड ऑन द नंबर लाइन। जो बात अभी मैं आपको बोल रहा था, विद वेराइटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। वेराइटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब वही बात कि दोनों रूट किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से ग्रेटर है, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से लेसर है। अपन को अब यही बात करनी है, अपन को अब यही बात यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि क्या होने वाला है इस केस में। अब तुमने कहा कि यहाँ पर जैसे एफ एक्स अपना वही एज इट इज अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों कि टाइप 1 अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 5 टाइप में इस एनालिसिस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हर टाइप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते ही क्वेश्चन में दिमाग में आ जाएगा कि सर ने ऐसी चीज अपन को कहीं पर बताई थी, इस टाइप की बताई थी, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस आएंगी वो अपन उसको हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो
तो हर टाइप पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्वेशन रखना कि क्या बोल रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं, और उस बात को चाहो तो अपनी नोटबुक पर मेंशन भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अपन के पास टाइप वन क्या कहता है हमसे? टाइप वन कहता है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ बात भी लिखी है, अभी मैं इसको बारे में एक एक करके आ रहा हूँ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है, ऐसा कब होगा। तो जैसे लोकेशन ऑफ रूट में बच्चा जैसे क्या करता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि लोकेशन ऑफ रूट में एनालिसिस करते समय एक बेसिक बात से तुम समझो। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है वो पॉजिटिव है, मैं किसी बच्चे से कहता हूं उसने लोकेशन ऑफ रूट नहीं पढ़ी है, तो वो अभी तुरंत अपने दिमाग में एनालाइज करेगा चीज को और कहेगा सर हाँ ऐसा हमको मालूम है। हम कहेंगे कि सम ऑफ रूट इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपने कहा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो सम ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा। मगर क्या ये दोनों बातें जो आपने लगाई वो अपने क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए काफी है, मतलब पूरी है? तो बात आती है कि हो सकता है कि ये बात गलत हो रही हो, मगर तुम सोच रहे हो कि सर क्या इनकम्प्लीट है, मतलब ये आंसर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने कर दिया पॉजिटिव, तब भी आंसर इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सोच के देखो। अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम में से किसी बच्चे ने रूट्स को अगर 2 + आयोटा इमेजिनरी रूट्स कंसीडर कर लिए होते और 2 - आयोटा, अभी भी तो ये बच्चा तुमसे यही कहेगा कि 2 + आयोटा और 2 - आयोटा का जो सम है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, अभी भी तो 4 आ रहा है और ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लोकेशन ऑफ रूट में ये जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात कह रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है, क्या चीज है ये आखिर। तो मैंने ये कंडीशन लगाई तो मेरे को ऐसा दिखाई दिया। अब एक बच्चे ने कहा सर प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ही 2 + आयोटा, इतना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो जाना हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो ये कुछ हो जाएगा b² a² - b² यानी 4 - i², और i² आप सबने पढ़ रखा है -1। तो ये देखो इस कंडीशन में भी तो ये 5 आ गया, अभी भी तो ये पॉजिटिव है। तो तुम मेरे से कहोगे अरे हाँ सर ये तो गड़बड़ हो गया, नंबर लाइन पर तो इमेजिनरी रूट लाई नहीं करेंगे। क्या मेरी बात को आप सभी ने ऑब्जर्व करा? यानी इसमें जो आप सोच रहे थे कि सम ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो और प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो लगा दें, तो भैया देख लो रूट ही इमेजिनरी हो गए, रियल नंबर की लाइन पे उन्हें लोकेट कहां करोगे? तो सर फिर इसको हम सही कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे? तो तुरंत दिमाग में आएगा कि अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन साथ में अटैच कर देता कि डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल जीरो, है ना, यानी कि रूट का आपके पास नेचर ऑफ रूट की एक कंडीशन में साथ में उसको बता देता, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरे जो रूट्स हैं वो रियल ही है, हाँ या ना। क्या ये वाली बात समझ आई? छोटी सी स्टेप मैंने बोली है, पूरा एग्जाम्पल देखे। देखो क्वेश्चन शुरू हो उससे पहले जो बात बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है। टाइप 1 में शुरू करूं उससे पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सर क्या बात आप बोल रहे हो, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सब यस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने इस बात को सुना और ऑब्जर्व किया। यानी अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स को इसमें शामिल कर देता तो मैं अपनी बातों को सही करवा देता, क्योंकि तब मैं रूट्स को रियल कर देता भाई, डी ग्रेटर इक्वल जीरो करते ही मैं रियल बोल देता ना। अब तुम अपनी कॉपी पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसी बात करोगे तो चल जाएगा, एक बात मैं कह रहा हूं। तो ये तो एक एनालिसिस का एक जरिया मैंने तुमको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो बात अपन अभी कर रहे थे, इस बात के बेसिस पर ये तो एक समझाने का वो था आपको कि क्या चीज हमारे पास जरूरी है। यहां पर मैंने लिखा है बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके का केस भाई अपन के पास दो दो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तुम समझ ही रहे हो। मैं यहाँ पे केस डाल दूं या फिर सीधे तुम्हारे सामने मेंशन कर दूं कि भाई a ग्रेटर देन जीरो पर भी एनालिसिस हो सकती है, अपवर्ड क्वाड्रेटिक पर भी, और a लेस देन जीरो डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक पर भी। और अगर a ग्रेटर देन जीरो पर मैं ये एनालिसिस करता हूं तो जरा ध्यान से देखो, अब मैंने कहा ये रूट है अल्फा बीटा, यहाँ पर दोनों रूट सेम है, यहाँ पर फिर से डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पर इस केस के लिए फिर से दोनों रूट सेम है। अब मैंने तुमसे क्या कहा है कि ध्यान से पढ़ो सेंटेंस, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी। अगर यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक नंबर डी से इन्हें बड़ा बताया है तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि डी एक क्वांटिटी यहाँ कहीं लाई करेगी जिनसे अल्फा बीटा हमेशा आगे लाई करेंगे। तो डी से ये क्या हो गए, बड़े हो गए कि नहीं? पढ़ के देखो, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी, तो डी मैंने उनके पीछे लाई करा दिया। अब ऐसे ही मैंने यही काम ध्यान से देखो इस डायग्राम में बनाया तो यहाँ पे डी बना दिया।
इस डायग्राम में बनाया तो यहाँ पे डी बना दिया, इस डायग्राम में बनाया तो यहाँ पे डी बना दिया। इस हर लोकेशन को अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे, तो मैंने जो केस कंसीडर किया है उसमें बोथ रूट्स, हाँ भाई अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू जो है तुम सबको दिखाई दे रही होगी डी से ज्यादा आ रही है। कोई भी केस देख लो जिसमें अल्फा बीटा बराबर भी हो सकते हैं तब भी डी से ज्यादा है, इस केस में देख लो तब भी अल्फा और बीटा जो दोनों है वो डी से ज्यादा है, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा बराबर होने के बाद भी डी से ज्यादा है। क्लियर है बात? तो अपन ने डी को कहां बनाया, उनसे पहले बनाया। अब ये ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी कह रहा था तो अपन ने ये बना दिया। अब तुमको मालूम है कि ये बात बनाने के बाद हर बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होंगी, कुछ कंडीशन, और उन कंडीशंस को ही हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसको मैं नाम दूंगा रिक्वायर्ड कंडीशंस। रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी जिस पर हम इस एनालिसिस को पूरा कर पाएंगे, जिसको हम उस एनालिसिस को पूरा कर पाएंगे। अब अगर मैंने तुमसे ये कहा कि अगर ऐसा है तो ध्यान से ये ऑब्जर्व करना, अब मेरी बात को ये देखना कि मैं तुमसे जब कहता हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बेटा मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं कि एफ डी की वैल्यू बताओ, तो तुम लोगों को बतानी होगी ए डी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी प्लस सी। आप कहोगे सर वो ये वैल्यू है, मैं कहूंगा बिल्कुल बढ़िया, हाँ भाई ये वैल्यू एफ डी है। इस डायग्राम में पूछूंगा कहाँ है एफ डी, तो आप कहोगे ये है। इस डायग्राम में पूछूंगा एफ डी कहाँ है, तो आप कहोगे ये है। इस डायग्राम में पूछूंगा एफ डी कहाँ है, तो आप कहोगे ये। ठीक है, अब ये मैंने आपको लोकेट करके दिखाया कि डी रखने से फंक्शन आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा एफ डी। वो आपको पता है कि डी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसका नाम है एफ डी। अब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके पास अभी मैं बता के ला रहा हूं कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर। तो अपने पास एक एनालिसिस तो ये चलेगी ना कि डिस्क्रिमिनेंट, पहली रिक्वायर्ड कंडीशन में क्या लिखूंगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। आप दोनों केसों को देख लो, ए ग्रेटर देन 0 का देख लो चाहे ए लेस देन 0 का देख लो, दोनों केसों में रियल नंबर होने के लिए, आपका रियल रूट होने के लिए कंडीशन क्या लगाई जाएगी, डी इज ग्रेटर इक्वल 0। पहली रिक्वायर्ड कंडीशन अपनी क्या होगी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, डी इज ग्रेटर इक्वल 0। अब आपने कहा सर डी इज ग्रेटर इक्वल 0, तो ठीक है क्योंकि ये तो लगेगा ही लगेगा, तभी अपने एनालिसिस आगे बढ़ पा रही है। अब दूसरे नंबर पर जब मैं पॉइंट लिखता हूं तो आप ध्यान से फिर ऑब्जर्व करें, जब मैं दूसरे नंबर पर ये पॉइंट डालता हूं तो मेरा अब अगला टास्क क्या होगा, अब मुझे ये ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पर ए का साइन है पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, ए का साइन है पॉजिटिव, और उसके रिगार्डिंग एफ डी की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर इस डायग्राम में आप सबको दिख रही होगी, एक्स एक्सिस के अबव है यानी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अबव है पॉजिटिव। मगर इन दोनों वाले डायग्राम में अगर आप देख रहे होगे तो एफ डी बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव, एफ डी बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव। अब अपने को एक कंडीशन बाइंड अप करनी थी, और वो बाइंड अप इस तरीके से हो सकती थी कि ए का साइन आपका कैसा है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव, ए का साइन आपका कैसा है पॉजिटिव, और एफ डी की लोकेशन भी कैसी है पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ डी का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव। आप किसी भी सिचुएशन को आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, ए इसमें भी पॉजिटिव है और एफ डी पॉजिटिव है, तो ये दोनों सिमिलर, तो एक जैसे ही केस हो गए, तो ए इंटू एफ डी इज ग्रेटर देन 0। मगर ये ऐसी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो दोनों केस पर साइमल्टेनियसली अकर करनी चाहिए। दोनों केस मतलब ए ग्रेटर देन 0 के लिए भी बात कर लें तो भी यही हो जाए, और ए लेस देन 0 पर बात कर लें तो भी यही हो जाए। ये देखना जरा, ए लेस देन 0 है और यहाँ पर एफ डी आपका लेस देन 0 है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू एफ डी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? और सेम ऐसे ही यहाँ भी नेगेटिव है और एफ डी भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ डी आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, तो यानी कि अपने पास यहाँ पर एक सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं ए इंटू एफ डी, चाहे केस 1 अपना यूज हो जाए। रिक्वायर्ड कंडीशन में मैं यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ, ये दोनों के लिए सिमिलर कंडीशंस आपके पास चल रही हैं, चाहे ए ग्रेटर देन 0 हो चाहे ए लेस देन 0 हो, तो ए इंटू एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से एक बात सुनते चलना, यहाँ पर अपन ये दो कंडीशन बनाने के बाद तीसरी जो कंडीशन है वो हम किस बात की अप्लाई करते हैं, जो वर्टेक्स का आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था, ध्यान देना भाई, जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पढ़ा था वो पढ़ा था -b/2a और -d/4a, -b/2a और -d/4a। इस कंडीशन पर इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पूरी क्लास को पता है, अब तो रोज सुनते हो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, याद भी हो गया होगा, -b/2a।
ये लोकेशन 100% यही होगी -b/2 है। इस डायग्राम में बात करूं तो यहाँ पर आएगा -b/2 है। इस लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आएगा -b/2 है, और इस लोकेशन की बात करूं तो यहाँ आएगा -b/2 है। आप कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट की ही बात क्यों कर रहे हो? भाई ध्यान से देख लो, जो स्पेसिफिक नंबर डी है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसकी एनालिसिस में करने वाला हूं, तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम कर रहा हूं। किसको एज्यूम कर रहा हूं? वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को। अभी मैं इसका रीजन भी आपको देता हूं कि थर्ड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी, और अभी मैं आपको एक बात भी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से जरा सुनना। यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -b/2 है, यहां भी है -b/2 है, यहां भी है -b/2 है। अगर हर सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हर सिचुएशन में -b/2 जो है वो d से ग्रेटर है। वो d से क्या है बच्चों? ग्रेटर है। इस केस में ग्रेटर देन d है। एकदम सही बात है। मगर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या अपन को ये जो तीनों कंडीशन आई हैं, क्या अपन इसमें से पहली दो लेकर ये बात नहीं बता सकते थे कि d ग्रेटर इक्वल 0 कर देते और a इंटू एफ डी कर देते, तो आपके पास ये केस टाइप 1 का सॉल्व हो जाता? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूं और बहुत ध्यान से सुनो और समझो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, नेसेसरी तो है d ग्रेटर इक्वल 0, a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, मगर ये सफिशिएंट नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर आपने तीसरी कंडीशन को कंसीडर नहीं किया होता, अगर आपने थर्ड कंडीशन को आपने नहीं लिया होता, आप कहते सर मैं फर्स्ट और सेकंड को ही लेकर डील करूंगा, तो मैं इसका आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें ये बात फॉल्स हो जा रही होगी। तो आपने कहा कैसे भाई फॉल्स हो जाएगी? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, केस मतलब a ग्रेटर देन 0 का हो चाहे a लेस देन 0 का हो। ध्यान से देखना, अगर मैंने ये ले लिया और मैंने अब की बार अल्फा बीटा, ध्यान से बच्चे समझना, और इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब ये है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। देखो मैंने यहाँ पर डी बना दिया, सही है। अब मैं ये केस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ये है a ग्रेटर देन 0 का। तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आ गई। अब तुमने कहा सर हाँ पहली कंडीशन तो मेरे को समझ आ रही है, रियल रूट होने के लिए d ग्रेटर इक्वल 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा दूसरी लगाओ, तो उस बच्चे ने कहा सर एफ डी एबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा तीसरी कंडीशन लगाओ। तीसरी कंडीशन जैसे ही उस बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई करी, तो भाई देख लो जरा ध्यान से, इस केस में -b/2 है लेस देन d हो जाएगा, -b/2 है लेस देन d हो जाएगा, जबकि पहली दो कंडीशन ये डायग्राम भी फुलफिल कर रहा है। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो? मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हमने कहा कि हम इन दोनों कंडीशन को लगा के इस केस को भी जनरेट करके दिखाई दे रहे हैं तुमको, मगर तुमने ये बात अगर इसके थ्रू नहीं बाइंड अप करी, अच्छा सर यानी कि पहली दो कंडीशन नेसेसरी तो है, जरूरी तो है, नेसेसरी का मतलब आवश्यक तो है, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब एकदम आपके आंसर को करेक्ट नहीं ला पाएंगे। तो सफिशिएंट कब बन पाएगा? जब मैं वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डी से कंपैरिजन कर पाऊं। बेटा इस बात को सभी लोग बहुत ध्यान से समझो। पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन आपको बढ़िया समझ में आता है, बच्चे तीनों भी याद कर लेते हैं, कहते हैं सर समझ में तो आ ही गया, क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। मगर कोई बच्चा आपसे ये कहते कि भैया नेसेसरी और सफिशिएंट ये लिखा क्यों होता है? तो नेसेसरी और सफिशिएंट का ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि अगर आप इन्हीं दोनों कंडीशन पर इस केस को डील करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ये नेसेसरी है मगर सफिशिएंट इससे हो रहा है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए कि इस केस में बिल्कुल जो लोग मैक्सिमम लोग लिख के दे रहे हैं सर आ गई है ये बात समझ में, तो मेरा काम क्या है? अब ध्यान से सुनो, टाइप 1 पर जब क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी, देन वी विल यूज ऑल द थ्री कंडीशंस, वी विल यूज ऑल द थ्री कंडीशंस। मगर इसी केस में अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए समझाने के लिए लिख दूं, जब अपने क्लास नोट्स बनाओ, और मैं यहाँ पर टाइप 1 के अंदर पहला पार्ट कर देता हूं ग्रेटर देन और दूसरा तुम्हें समझाने के लिए कर देता हूं लेसर देन, तो अगर लेसर देन का क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इन तीनों कंडीशन में क्या चीज सबसे बदलने वाली है? मैंने बताया है अभी जस्ट, क्या चीज बदलने वाली है अगर लेसर देन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शेर ने लिख दिया, शुभांगी ने लिख दिया, आदित्य ने लिख दिया, शरदुल ने लिख दिया, प्रिंस ने लिख दिया, बिल्कुल गर्वित ने लिख दिया, अरविंद ने लिख दिया, बाबू ने लिख दिया, ठीक है बढ़िया, पूजा ने लिख दिया, एकदम ठीक है, ठीक है ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी जल्दी से चल रहा है इसलिए मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाता भाई, है ना। चलो मगर तुम लोगों ने एकदम बढ़िया दिमाग लगा दिया कि अगर सर ग्रेटर देन की प्रॉब्लम आई तब तो अपन अब ये बात समझ गए कि आप क्या चीज हम लोगों को बताना चाह रहे हो। बहुत ध्यान से आप इस बात को ऑब्जर्व कर ले गए।
जब लेस देन का केस आएगा तो आपके लेस देन में सर सिचुएशन मैं तुम्हारे लिए यहीं पे लिखे दे रहा हूं ताकि जब क्लास नोट बनाओगे तो तुम्हें आसानी रहेगी। डी ग्रेटर इक्वल जीरो, चलना ही चलना है, कोई टेंशन नहीं। ए इंटू एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, चलना ही चलना है, अभी तुम्हें समझाया, बस लास्ट कंडीशन बदलेगी, माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी। यानी ये जो अपना केस है भाई साहब, ये जो अपना केस है ये लेसर देन डी का केस है। ये किसका केस हो जाएगा? लेसर देन डी का। और अगर तुम ऑब्जर्व कर भी रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा, चाहे क्वेश्चन ग्रेटर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी आए चाहे लेसर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी आए, फर्स्ट टू कंडीशंस रिमेन सेम। हाँ या ना? बच्चों चैट बॉक्स में यस लिखो अगर ये बात समझ रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है भाई कि पहली तो कंडीशन चाहे ग्रेटर देन का क्वेश्चन आ जाए, ग्रेटर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी डी, चाहे लेसर देन का क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक क्वांटिटी डी, पहली दो कंडीशन तो हमेशा एप्लीकेबल होंगी, बस बदलेगा कौन? थर्ड कंडीशन। और उसका डायग्राम आप देखो तो लेसर का मैंने हल्का सा ये डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो ये लेसर का ही डायग्राम है। इसमें माइनस बी बाई टू ए जो है वो लेस देन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए, यहां भी लिख देता हूं, माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी हो जाएगा। और यही इन तीनों में सबसे अलग बात होगी जिसको आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि यही अलग है इन तीनों में, है ना, यही अलग है। देखो मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया तो आपको अलग से दिखाई देता रहेगा। तो ये बात आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप में से कोई बच्चा ये सोच ले कि सर क्या यहाँ पे डी ग्रेटर इक्वल जीरो नेचर ऑफ रूट लगाना जरूरी था? जैसे हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा नेचर ऑफ रूट लगाना जरूरी था, तो सोच के देखो, अगर मैंने ये डायग्राम ऐसा बना दिया होता, देखना भाई जरा, अगर मैंने ये डायग्राम ऐसा बना दिया होता तो इसमें ध्यान से देखो जरा, और मैं यहाँ पे कर देता डी, तो आपको दिख रहा होगा माइनस बी बाई टू ए अभी भी डी से ग्रेटर है, और एफ डी पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है। कुछ बच्चे शायद फर्स्ट कंडीशन पूछ रहे हैं जरूरी क्यों है, तो ये देखो ये रहा उसका बात, एफ डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, हर बात का जवाब है भाई ए इंटू एफ डी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो मेरी थर्ड कंडीशन भी सही है, फर्स्ट भी सेकंड भी सही है, मगर अगर तुमने ऐसा किया तो ये देखो ये रूट तो दे ही नहीं रहा, तो एनालिसिस कहां से करोगे? इसलिए केस वन में डी ग्रेटर इक्वल जीरो, नेचर ऑफ रूट का लगाना जरूरी है, नेचर ऑफ रूट का अप्लाई करना जरूरी है। क्या अभी समझ गए फर्स्ट कंडीशन क्यों लगाई है? क्या अभी समझ गए फर्स्ट कंडीशन क्यों लगाई है? बिल्कुल, हर बात मैंने तुम्हें डायग्राम से दिखा दी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। अगर मैं ऐसे बना देता डायग्राम, मैं रूट लेता ही नहीं, तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि इस कंडीशन में भी आपके पास a इंटू एफ डी पॉजिटिव आ जाएगा और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी आ जाएगा नीचे की दो कंडीशन पर। मगर ये नहीं लगाया तो ये देखो ये मैं बिना रूट के डायग्राम बना रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है ये बात आप सभी को? इफ लेसर देन और इक्वल टू एफ डी हो जाए तो, लेसर देन और इक्वल टू एफ डी हो जाए तो, लेसर देन और इक्वल टू, भाई इधर देखना जरा ध्यान से, इस केस में अगर आपने एफ डी को नेगेटिव लिया है तो ए भी तो उस समय बेटा साइमल्टेनियसली नेगेटिव है, ए नेगेटिव है एफ डी नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इनका प्रोडक्ट हमेशा बच्चों कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो एफ डी तो नेगेटिव हो ही रहा है आपका यहाँ पे, और यहाँ पर एफ डी का वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो आपके ये दोनों तो अलग अलग साइन के है ही सही, बात समझ रहे हो? तो इस साइन के तो है ही सही है, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी से एक बार लेसर होगा एक बार ग्रेटर होगा, तो ये तो कंफर्म है, डायग्राम बनाओगे तो दोनों ही केस आएंगे, मगर वो किससे होल्ड हो जाएंगे? एक बार ए लेस देन जीरो है और एक बार ए ग्रेटर देन जीरो है, उसके भी आपका, ठीक है। डी लेस देन जीरो भी कंसीडर करते तो मैंने अभी आपको दिखा दिया भाई। हर्षिता कह रही है कि सेकंड क्यों लिया? सेकंड बेटा ध्यान से देखो, अगर आपने एफ डी की सिचुएशन को कंसीडर किया, ए की सिचुएशन को कंसीडर किया, तो यहाँ पर एफ डी का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर एफ डी का साइन पॉजिटिव है, तो अपन को बाइंड अप करने के लिए कि दोनों रूट डी से बड़े होंगे, कि इस केस को बाइंड अप और इस केस को बाइंड अप करने के लिए अपन ने क्या करा? ए को एफ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गई? ए इंटू एफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो हर्षिता शायद ये बात आप समझ गए होंगे कि ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन जीरो लगाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है सर का कि ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस भी बाइंड हो जाए और आपका ए लेस देन जीरो वाला केस भी आपका बाइंड अप हो जाए। अब देखो ये जो एनालिसिस आपकी चल रही है वो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि आपको हर बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व, मैंने डायग्राम भी इसीलिए आपको दिखाए, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको ये दोनों डायग्राम के साथ हर कंडीशन पर नेसेसरी क्या है और सफिशिएंट क्या है ये मैंने आपको पूरे डायग्राम में दिखाया, ठीक है। अब जैसे दीपक ने लिखा है सेकंड कंडीशन में, सेकंड ही बेटा ये थर्ड है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी क्यों हो रहा है?
तो आप ध्यान से देखो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 100% मैं श्योर हूं कि वो हमेशा डी से ग्रेटर होगा। यहाँ पर भी देखो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा डी से आगे लाई कर रहा है। यहाँ पर भी देखो -b/2a का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो डी से बड़ा होगा। तो तीसरी केस तो हमारी जायज है ना। और अगर मैं तीसरी नहीं लगाता तो मैंने आपको थोड़ी देर के पहले ही अभी समझाया कि तीसरा नहीं लगाऊंगा तो वो कंडीशन आपकी नेसेसरी ऊपर फर्स्ट और सेकंड तो है मगर सफिशिएंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो माइनस, अब देखो जो लोग कह रहे हैं कि सर -b/2 है अगर डी हो जाए, तो क्या तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा वो ये सोच पा रहा है डी यहाँ आ सकता है? अपना क्वेश्चन की कंडीशन नहीं पढ़ रहे हो कि जो रूट्स हैं वो डी से स्पेसिफिक नंबर से बड़े होने चाहिए। जो बीच वाली बात कर रहा है बेटा वो टाइप 1 के आगे आ रहे हैं हम लोग, बस टाइप 2 पर आएंगे उस केसेस में, है ना। तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझे भाई। अभी पहला केस चल रहा है ये टाइप 1 में अपन ने क्या किया है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी डी, या फिर उसी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बोथ रूट्स आर लेसर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी डी। ठीक है भाई, अब ये जो बात अपन ने इस पे अप्लाई करी, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन की जब अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा लेंदी, तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कराना है। तो तीनों इनइक्वालिटी एकदम साथ में चलेंगी और तीनों इनइक्वालिटी साथ में चलने के बाद तीनों का इंटरसेक्शन लेना भी मस्ट है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना भी मस्ट है। तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने जैसे ये पहला क्वेश्चन दे दिया, देखना जरा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच both roots of quadratic equation this exceed the number -1। यानी कि अपने पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके कह रहा है कि जो दोनों रूट हैं, बोथ रूट्स हैं, वो क्या है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किससे, -1 से। किससे ज्यादा है, -1 से ज्यादा है। तो अपन इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे वहां पेपर में तो हमें ध्यान आएगा कि अपन ने टाइप 1 में ऐसा कुछ देखा है। टाइप 1 का मतलब आपने जो चीज पढ़ी है उसी के बेसिस पर अभी मैंने जो टाइप 1 बताया उसी का ये एक एग्जाम्पल है। तो आपने कहा इसमें अपन क्या करें, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम इसमें कंसीडर करेंगे तो हमें जैसे ही ध्यान आया कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो हमें तुरंत ध्यान आएगा कि रिक्वायर्ड कंडीशन चलनी चाहिए रियल रूट्स होने के लिए डी ग्रेटर इक्वल 0। सेकेंड कंडीशन अपन की चलेगी a इंटू एफ टी इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन चलेगी -b/2a इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी डी। अब भाई वो स्पेसिफिक क्वांटिटी डी क्वेश्चन में यहाँ पर कितनी गिवन है, -1। वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, -1। और जो लीडिंग कोफिशिएंट है क्वेश्चन का भाई वो इस समय कितना दिया, वो ए के फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर तुम्हें समझाने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ। मैं लीडिंग कोफिशिएंट को किससे डिनोट करे दे रहा हूँ बेटा, कैपिटल ए से, तुम्हें समझाने के लिए। कैपिटल ए क्वेश्चन में कितना दिया है, a² + a-2। अब अपने पास ये तीन कंडीशन है और अपन को सॉल्व आउट करना है। तो एक एक कंडीशन को बारी बारी में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। जब मैं d ग्रेटर इक्वल 0 लूंगा तो जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कराना है। तो इन तीनों को ही साथ में क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सत्यम लिख रहा है a इंटू एफ टी 0 कंसिडर कर सकते हैं। भाई a इंटू एफ टी आपने ग्रेटर देन 0 क्यों लिया है बच्चे, शार्दुल ध्यान से देखो, ये स्पेसिफिक केस है जिसमें दोनों रूट आपके अल्फा बीटा जो है वो d से ग्रेटर है, तो ये आगे लाई करेगा, ना कि एफ डी वाला पॉइंट। एफ डी तभी 0 हो सकता है जब वो अल्फा बीटा पर आ जाए, तो ये आगे के टाइप में आपके पास आने वाली है बात। ठीक है भाई, और a कैन नॉट बी 0, ये तो भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए बात हो रही है, तो ये तो पूछना ही नहीं है, एकदम कंफर्म बात है ना। अब मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो d ग्रेटर इक्वल 0 मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो भाई d ग्रेटर इक्वल 0 मैं इस पे लगा देता हूँ। तो b² यानी कि ये हो गया -a+5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और -4a² + a-2, और इधर हो जाएगा 4ac इज ग्रेटर इक्वल 0। इसको ओपन कर दो तो ये हो गया a² + 25 + 10a, और यहाँ हो गया +8a² और प्लस का 8a और माइनस का 16 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ से ये हो गया बेटा 9a² और ये हो गया आपका +18a और ये हो गया प्लस का 9 इज ग्रेटर इक्वल 0। 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a² + 2a + 1 इज ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये बन रही है a + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 0। और आप सबको पता है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी
हमेशा क्या होती है आपकी, नॉन नेगेटिव होती है। तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर। हाँ या ना भाई, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, a+1 का होल स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर, एक्सीड मतलब बेटा ज्यादा, एक्सीड का मतलब ज्यादा, एक्सीड का मतलब भाई ज्यादा, है ना। -b/2 है, एक्सीड कर रहा है डी से, यानी कि ज्यादा है उससे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सीड द नंबर -1, तो दोनों रूट अल्फा और बीटा जो है वो -1 से ज्यादा है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है ना। फिलहाल अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपकी बात चल रही थी, तो a+1 का होल स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर इक्वल 0 है बच्चों, तो a किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर। तुम कुछ भी रख दो, -1 रखो, -1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 आ रहा है ना, इक्वालिटी लगी हुई है। -10 रख दो तब भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर इक्वल 0 में ही आएगा। 100 रख दो तब भी आएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर अपन का क्या आ गया, a बिलोंग्स टू r आ गया। अब बेटा दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन का कैलकुलेशन देखो जरा ध्यान से। सेकंड कंडीशन थी अपन की a इंटू एफ डी, और d अपन का क्या है, वो स्पेसिफिक नंबर -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a यहाँ पर क्या है, a² + a-2, और f-1 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, a² + a-2, और -1 का स्क्वायर आपका +1 हो गया, -a+5 इंटू -1 और -2 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ आई। a का मतलब बेटा लीडिंग कोफिशिएंट, और लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या है इस समय, a² + a-2, और f-1 का मतलब क्या हो गया, -1 को उस इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो ये हो गया a² + a-2 -a+5 इंटू -1 -2 इज ग्रेटर देन, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a² + a-2, और इधर से हो जाएगा आपका a², और ये आएगा आपका +a-2, ये हो गया आपका -a, और ये +5 -2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी a² + a-2, और यहाँ हो गया है a² + 2a और +5 - 4 इज 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखो, अब इसके जल्दी से, मैं नहीं करूंगा इस लाइन की अगली लाइन, जल्दी से अपनी कॉपी पे सब लोग a² + a-2 और a² + 2a + 1 ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी का आंसर चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। सेकंड पार्ट का एक लाइन का है, फटाफट वेवी साइन स्कीम बनाते करते भी चलो, एक रफ पेज रखो साथ में। मैंने कहा इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके बताओ, जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में। पहला तो ये रियल हो गया, हाँ सही है भाई, पहला तो ये रियल है ही सही जो तुम लोग भेज रहे हो, एकदम ठीक है। अब अपन का ये वाला पार्ट जल्दी से सिंप्लीफाई करो। यश कह रहा है इसमें भी ऑल रियल आएगा, पक्का यश, मगर मेरे हिसाब से गलती हो रही है भाई, जल्दी से सिंप्लीफाई कर ले सभी बच्चे, सभी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी इनइक्वालिटी दी है बस। -∞ से -3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, एक आंसर आया -2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, शायद इस तरह का कुछ आएगा एकदम। दो लोगों का आंसर आया, 3 4 5, ठीक है कर रहे हैं लोग, करते चलो करते चलो। मैं तो इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ ये सब भाई खुद से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशंस करने की। तो यहाँ पर a² + a-2 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये फैक्टराइजेशन a+2 और a-1 हो जाएगा, और ये तो है ही सही अपना a+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और आप सबको पता है, अब मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने वाला हूँ, तो नंबर लाइन पर मेरा पॉइंट आ गया है -1 1 और 2, तो 2 से ग्रेटर पर ये हमेशा पॉजिटिव, और 2 पर ऑड है तो यहाँ माइनस, और 1 पर आपका ऑड है तो फिर से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, ये a+2 और a-1 चल रहा है ना भाई, a+2 और a-1 और a+1 का होल स्क्वायर, एकदम ठीक है। तो -1 पर आपका ऑड है तो यहाँ प्लस हो गया, और -1 पर आपका इवन है तो यहाँ पर अगेन फिर से प्लस हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपना आंसर आप लोग देख सकते हो, जल्दी से अपनी कॉपी पर लिख दो। तो -∞ से, है ना, कितना कितना हो जाएगा, जल्दी से मेंशन करो भाई। अच्छा मैंने 2 लिखा है बच्चों, एकदम 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 मैंने यहाँ 2 मेंशन कर दिया है, ठीक है -2, इसको कर दो -2 -1 और 1, अभी ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना प्लस, 1 पर ऑड है तो यहाँ पर आ गया माइनस, -1 पर इवन है तो यहाँ आ गया माइनस अगेन सेम, और -2 पर ऑड है तो यहाँ आ गया प्लस। तो आपने आंसर लिख दिया होगा अपनी कॉपी पे, -∞ से -2 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बिल्कुल यही आप में से कई लोगों ने भेज दिया अब तक, एकदम ठीक है बच्चों। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर, तो मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये अपनी सेकंड कंडीशन का आंसर हो गया। अब जैसे ही बेटा ये दो आंसर अपने बने, तो अभी तो कंसीडर हमें एक और कंडीशन करनी है, और एक और कंडीशन जो अपन की है, एक पेज और मैं अटैच कर देता हूँ इसमें। अपन की तीसरी कंडीशन जो थी भाई, थर्ड कंडीशन जो थी वो क्या थी,
माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन डी, तो माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन डी, तो आप सबकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस ए प्लस 5 अपॉन 2, ए का मतलब हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, और ग्रेटर देन डी का मतलब -1, तो इधर तो हो गया भाई a प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन -1। जल्दी से इसे भी सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर भेजो। बिल्कुल बिल्कुल करते चलो, कैलकुलेशन खुद करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर भी रहेगा। फटाफट से थर्ड कंडीशन को भी सॉल्व करो जैसे अभी आप सबने किया, एकदम ठीक है, बढ़िया। माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन डी, कैलकुलेशन करो जल्दी से, रफ पेज साथ में जरूर रखें भाई, और जो बीच बीच में मैं कैलकुलेशन देता चलूं इससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप करोगे तो आपका आइडिया भी लगेगा कहाँ मिस्टेक होती है, वरना आप लिख लोगे केवल। फटाफट से जल्दी से करो। प्रथमेश ने आंसर भेजा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, -1 से इन्फिनिटी। क्या प्रथमेश थर्ड कंडीशन के लिए तुमने ये आंसर भेजा है? फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी पर आप लोग सभी लोग चेक कर ले। यस ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ और -1 से इन्फिनिटी, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबने इसमें क्या करा होगा, तो a प्लस 5 अपॉन, ये क्वांटिटी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपनी पुरानी बात है ये। 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ये एज इट इज, और +1 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम टेकअप कर लो, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया है आपका a प्लस 5 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, और नीचे है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, 0 की तरफ भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टर इसके क्या हो रहे हैं, 2a प्लस 1 और a प्लस 1, हाँ बिल्कुल है ना, 2a प्लस 1 और a प्लस 1, और नीचे इसके फैक्टर तो ऑलरेडी अपन अभी पिछले में कर चुके हैं, a प्लस 2 और a माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बना दो अब नंबर लाइन वेवी साइन स्कीम, तो कौन कौन सा पॉइंट है अपन के पास, -2 है, -1 है, -1/2 है और 1 है। तो इसमें अपन ने जैसे ही साइन कन्वेंशन स्कीम लेंगे, तो प्लस, फिर आपका माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, तो एक्सेप्टेड आंसर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ये और ये, तो a बिलोंग्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से -हाफ और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्या अपन जो थर्ड आंसर लाए हैं अपनी कॉपी पे मैच करो, क्या सारे बच्चों का ये थर्ड कंडीशन यही आ रहा है? थर्ड कंडीशन कुंदन कह रहा है करेक्ट है सर, मेरा आ रहा है, बाकी लोग भी भाई देख लो, माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 से -हाफ और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यस सर, हाँ सर, ठीक है एकदम। अब जैसे ही बच्चों ये तीनों कंडीशन आ गई, तीनों का एक साथ साइमल्टेनियसली अकर करना जरूर। अब देखो कई बच्चे कहते हैं सर इतना कैलकुलेशन करना पड़े, तो भाई आईआईटी भी तो बड़ी चीज है, तो आईआईटी निकालना है तो ये तो पेशेंस, कैलकुलेशन करने में पेशेंस कभी ना खोए भाई, पेशेंस खोया तो कैसे कैलकुलेशन होगा, हर क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आता है सीधे किया और आंसर आ गया टिक कर दिया, भाई कैलकुलेशन आएगा वहां पे, इसलिए एकदम ध्यान से इत्मीनान से कैलकुलेशन से ना भागे, और जो मैथ में कैलकुलेशन से भागेगा तब उसके लिए दिक्कत है। तो कैलकुलेशंस अच्छे से करें भाई, सभी लोग जितने बच्चे भी ये बातें सुन रहे हैं, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका शॉर्टकट है क्या, नहीं बच्चों, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, इसमें इतना आपको तीनों को काम करना ही पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है, इसमें तीनों कंडीशंस आपको लानी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब जब तीनों आ गए, अपन इसको बाइंड अप करेंगे, फाइनल एक आंसर को उसमें कंसीडर करेंगे, तो एक नंबर लाइन बनाई मैंने, फाइनल आंसर, मैं इसी पेज को कर दे रहा हूं, फाइनल आंसर। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं अपन के, -2, -2, -1, हाफ, सॉरी -हाफ, -1, -हाफ, फिर आपका आ रहा है 1, ठीक है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब अपना पहला आंसर तो भैया a बिलोंग्स टू r है, तो इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक आंसर है माइनस इनफाइनाइट से -2 सेकंड कंडीशन का, और यूनियन लगा के था 1 से इन्फिनिटी, एक आंसर है अपन का ये, पूरा एक सेकंड कंडीशन से ये आया था। और थर्ड कंडीशन से आया है अपना माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है, -1 से -2, ठीक है, -हाफ सॉरी, और 1 से इन्फिनिटी, और a बिलोंग्स टू r तो है ही सही, पूरी नंबर लाइन है ही सही भैया, ये
है ना। अब इन तीनों में कॉमन अगर तुम लोग देख के मुझे जल्दी से बता दो तो तुम सभी को फाइनल आंसर, ये तीनों लाइन है जहां जहां पर है, ये तीनों लाइन है जहां जहां पर है, वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बात। तो बच्चों ये जो है बिल्कुल 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 आप लोगों ने खुद ही कर लिया है, बहुत ही बढ़िया एकदम, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये जो काम अपन कर रहे हैं इसमें हर बच्चा भाई ये बात जरूर ध्यान से सुन ले, ये बात जरूर ध्यान से देख ले कि अपन ने जो टाइप 1 किया, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, अपन ने जो बच्चों टाइप 1 किया उस टाइप में आपके पास जब कंडीशन आएगी कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमेशा ग्रेटर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी है या लेसर देन स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो आप सबको मैंने आइडेंटिफाई करा दिए है कि ये पहली दो कंडीशन तो हमेशा सेम रहेंगी, चाहे ग्रेटर देन आ जाए पेपर में चाहे लेसर देन। केवल बदलेगी कौन सी चीज कि -b/2a जो है आपका वो d से ग्रेटर है और लेसर है तो d से छोटा है। ये तीन कंडीशन आपको सफिशिएंट नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं जो टाइप 1 के लिए अपन को यूज करनी है। और इस कैलकुलेशन में भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको तीनों केस को बराबर ऐसे ही मेरी तरह सॉल्व करना होगा और वो सारे केसेस का फाइनली अपने आपको, क्योंकि तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड करने चाहिए तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। अब सृजल पूछ रहा है क्या डी ऑलवेज गिवन होगा। ये देखो बच्चे सृजल अगला टाइप सुनते ही तुम समझ जाओगे कि इस केस में, अच्छा एक चीज तुम लोगों ने सृजल तुमने क्वेश्चन पूछा है तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने डी ग्रेटर इक्वल 0 लेने का पर्पस आप लोगों को बताया अभी, ये वाला डायग्राम बना के, ये वाला डायग्राम बना के बताया कि इस केस में डी ग्रेटर देन 0 क्यों लिया था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अभी ये बात एक्सप्लेन करी है। अब जब सेकंड टाइप पर आएंगे तो थोड़ी क्लैरिटी और आएगी, अब जरा ध्यान से सुनना। टाइप 2 पर अगर हम लोग पहुंचते हैं और टाइप 2 में हमसे कहता है, ध्यान से सुनना अब इस टाइप को, both roots lie on either side of a fixed number d, both roots lie on either side of a fixed number d। या तो सेंटेंस ये लिख कर आएगा, अल्टरनेटिव का मतलब है, या फिर सेंटेंस ऐसे भी बोल सकता है पेपर में, वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर इज लेस देन डी। या फिर पेपर में ऐसे भी बोल सकता है, तीन लैंग्वेज लिखी है, डी लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तीनों बातें अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन में सेंटेंस लिखा होता है, कभी कोई, अपन ने तीनों यहाँ पर बाइंड अप कर दिए कि कभी वो बोल सकता है बोथ रूट्स लाई आइदर साइड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर डी, तो भी आपका मतलब टाइप 2 सही है। अल्टरनेटिव उसका बोल सकता है वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर इज लेसर देन डी, और थर्ड बोल सकता है डी लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं डायग्राम बनाने की जरा तुम्हें कोशिश करता हूं समझाने की, जरा ध्यान से देखो। क्या ये ऐसी बात को कह रहे हैं कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर डी, यानी ये डी कहीं इस दोनों रूट के बीच में है ना, बीचों बीच नहीं कह रहा हूं मैं, बीच में है ये कहीं पर डी, है ना। मान लो मैंने ये डाउनवर्ड वाला केस ले लेते हैं, मैंने ये केस ले लिया होता तो मैंने ये अल्फा और बीटा बनाया और मैंने यहाँ पर डी कंसीडर कर लिया। बोथ रूट्स लाई आइदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर डी, तो इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से देखो। तुम इतना तो सेंटेंस तुम लोग भी समझ रहे होगे कि अल्फा बीटा जो है आइदर साइड डी के, एक इधर है तो दूसरा इसके इधर है। अगला सेंटेंस पढ़ो, वन रूट इज ग्रेटर देन डी, देख लो जरा, बीटा जो है वो डी से ग्रेटर है एंड अदर इज लेस देन डी, और जो अल्फा है वो डी से लेसर है, हाँ या ना। तो पहली सेंटेंस भी सही है, दूसरी सेंटेंस भी सही है। और अगर मैं तीसरी सेंटेंस, तीसरे इस वाले केस में भी तुम लोगों को यही बात दिखाऊं तो ये देखो अल्फा यहाँ पे डी से छोटा है मगर यहाँ पे बीटा जो है डी से बड़ा है, तो आपके पास ये बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह से ये दिया हुआ है ना। अब अगर मैंने बच्चों ये लिखा है कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर डी, वन रूट इज ग्रेटर देन डी और अदर इज लेस देन डी, तो आपको ये बात क्लियरली मेंशन हो रही होगी कि अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर डी आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर डी आ जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो तुम खुद सोच के देखो कि ये तो बड़ा सिंपल सी एक टास्क हो गई कि यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन में अगर मैं डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाऊंगा भी तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम सभी समझ रहे हैं किसी फिक्स्ड नंबर, किसी रियल नंबर के साथ दोनों रूट्स की एनालिसिस हो रही है, तो मैं कंफर्म हूं कि उसके रूट्स हमेशा रियल होंगे ही होंगे, हाँ या ना। बोलो बच्चों, बोथ रूट्स आर रियल। बोलो, क्या इमेजिनरी को कभी तुम रियल नंबर की क्वांटिटी डी से कंपेयर करोगे? तो यहाँ पर बोथ रूट्स का रियल होना पक्का है। अगर बोथ रूट्स का रियल होना पक्का है तो डी वाली कंडीशन को यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर तो ये होगा ही होगा, अगर आप लगा भी दोगे तो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम खर्च करोगे,
मेरी बात ध्यान देना। बिल्कुल तुम लोग लिख रहे हो कि तभी ग्राफ को कट करेंगे, एग्जैक्टली बच्चे, तभी ये इस ग्राफ को कट करेगा। कैसे भी बोल दो जैसे तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ये स्टेप मैंने आपको जो बोला कि इस केस में अगर वो फिक्स नंबर डी के आइदर साइड लाई कर रहे हैं तो डी एक रियल नंबर है और रूट्स उसके जायज है, सीधी सी बात है, उस रियल नंबर की लाइन को कट करेंगे तभी डी से कंपैरिजन हो पाएगा। तो इस केस में डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाना हमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो तो होगा ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक बच्चा बोला कि सर -b/2a भी नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लगा सकते? बोला सर -b/2a तो एग्जैक्ट बीच में आता है, और आपने ये जो डी लिखा है ये डी जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे होगा। मैंने क्या कहा, अल्फा और बीटा के बीच में वो कहीं भी हो सकता है। अल्फा और बीटा के बीच में डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी लिखा जा सकता था, डी यहाँ भी लिखा जा सकता था। अब तुम में से जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, क्या -b/2a का कंपैरिजन हो सकता है? भाई इस केस में -b/2a तुमने डी से ग्रेटर कर दिया। मान लो इस केस में मैं डी को यहां लिख देता और -b/2a को यहां लिख देता तो बात गलत हो जाती ना। क्या मेरी ये बात समझ रहे हो बच्चों कि -b/2a का कंपैरिजन डी से इस केस में करना हमारी गलती होगी, क्योंकि डी यहां भी लाई कर सकता है और डी यहां भी लाई कर सकता है। अरे भाई डी तो कहीं भी हो सकता है ना, तो तुम -b/2a का कैसे बता सकते हो कि ग्रेटर देन डी आएगा या लेस देन डी आएगा? यानी मेरी पहली कंडीशन ये तो नेसेसरी थी, ठीक है, मगर यहाँ पे हम कंफर्म हो गए कि रियल रूट्स आएंगे, इसलिए ये हटा दी मैंने। दूसरे केस को -b/2a को ग्रेटर देन डी और लेस देन डी से मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हटा दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन बची जो कि नेसेसरी भी होगी और सफिशिएंट भी होगी इस केस के लिए। बच्चे डी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा बाबू, तुम पूछ रहे हो, तो डी इक्वल्स टू 0 में अल्फा और बीटा दोनों रूट्स आपके सेम हो जाएंगे, तो वो तो अंडरस्टूड है, रियल की केस की ही बात चर्चा हो रही है यहाँ पे, और दो डिस्टिंक्ट रूट की बात हो रही है, तभी वो डी के आइदर साइड लाई करेंगे। तो डी इक्वल्स टू 0 का होना तो इम्पॉसिबल है ना। तो डी ग्रेटर देन 0 वो अंडरस्टूड है कि वो इसके अंदर अपने आप से शामिल हो गया है। अब आपने कहा सर यानी कि आज सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई। मैं जरा इसको अब फिर से नीट एंड क्लीन लिख देता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने -b/2a डाल दिया, यहाँ डी लिख दिया तुम्हारे लिए, और यहाँ पर मैंने इसमें ये लिख दिया, ठीक है भाई, ये बीच की लोकेशन है ये। अब इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखो, एफ डी कैसा है, नेगेटिव, और ए कैसा है, पॉजिटिव। और इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखो, एफ डी कैसा है, पॉजिटिव है ना, और ए कैसा है, नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से तुम सभी समझ गए हो कि ऐसी कंडीशन तो दोनों को बाइंड अप कर दे तो ए इंटू एफ डी मस्ट बी लेस देन 0, चाहे इस डायग्राम के लिए अप्लाई कर दो चाहे इस डायग्राम के लिए अप्लाई कर दो। क्या ये वाली बात बच्चों समझ में आती है आपको? क्या ये वाली बात समझ में आती है? बोलो बच्चे, ये तो बहुत ही इजी हो गया। टाइप 2 तो बहुत ही सिंपल आएगा। टाइप 2 में तो तुम तुरंत एकदम एक ही बार में समझ जाओगे, खुद मेरी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तुम लोगों ने समझ लिया, यहाँ पहले से ऑलवेज ट्रू है। बिल्कुल सही बात है, आप लिख रहे हो, गर्वित लिख रहा है, एक बार फिर से सर फर्स्ट कंडीशन मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन अपन डी ग्रेटर इक्वल 0 गर्वित कब लगाते हैं, ध्यान से सोच के देखो। हम तब लगाते जब हमें डाउट होता कि रूट्स रियल नहीं होंगे। मेरी बात को समझो बच्चों, जो लोग लिख रहे हैं 1008% आ गया वो सही है, मगर ये वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद 2 क्या 3-4 बार मैं एक ही चीज बोल चुका हूँ, मगर फिर सुन लो। ये तब लगाते हैं ना जब तुमको कंफर्म नहीं होता कि रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी। तो बेटा यहाँ तो कंफर्म कर दिया किसी रियल क्वांटिटी डी से, किसी रियल नंबर डी से, डी मतलब -1 2 3 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, उसके एक रूट उसके लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक राइट साइड में आ रहा है, तो 100% है वो दोनों रियल होंगे, तभी तो उस क्वांटिटी से कंपेयर कर पाओगे। तो डी तो कंफर्म है ग्रेटर देन 0, तो ये लगाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा एक्स्ट्रा टाइम ही खर्च होगा। यहाँ पर आपको कोई भी मतलब नहीं है उस बात को लगाने का, ठीक है? क्लियर है भाई अर्चित? बट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? इक्वल टू 0 यहाँ पर आपने कंसीडर करोगे तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्चित सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, डी के आइदर साइड रूट लाई कर रहे हैं बच्चों। तुम लोग कैसे पढ़ते हो, सेंटेंस को ध्यान से देखो, तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा हाँ सर बिल्कुल दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? तो इसमें किससे मैंने केवल कंडीशन को बाइंड अप करवा दिया तुम लोगों के लिए कि ए पॉजिटिव था, यहाँ ए नेगेटिव था, मैंने यहाँ एफ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एफ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू एफ डी इज लेस देन 0। ये कंडीशन बन गई। अब जैसे ये कंडीशन बन गई तो ये इसके लिए नेसेसरी भी और सफिशिएंट भी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कह दिया, अब चाहो तो तुम लोग मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो भाई, खुद भी कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 3 एंड अदर इज स्मॉलर देन 3। देख लो, अब वही सेंटेंस लिखकर आ गया उसी पैटर्न का कि एक रूट अपन की क्वांटिटी 3 से स्मॉलर है, तो अपन ने एक रूट अल्फा को कह दिया 3 से छोटा है,
और कह रहा है अदर रूट इज एक्सीड विद 3, दूसरा 3 से बड़ा है तो उसको कह दिया ये, तो क्या वहां पे पहचान लोगे? और लीडिंग कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में a इक्वल्स टू 1 है, इसलिए मैंने आपका अपवर्ड वाला ही डायग्राम केवल यहाँ पर कंसीडर किया है। तो आप सबको दिख रहा होगा इस समय 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसी आ रही है? नेगेटिव। वैसे भी आपको वो कंडीशन तो हो सकता है रिमेंबर रहे ना रहे, तब भी आप अपने पेपर में खुद से कर सकते हैं क्वेश्चन। a इंटू एफ डी मस्ट बी, क्या सीख के आए इस केस में? लेस देन 0, हाँ या ना? बोलो भाई, a पॉजिटिव है और एफ डी आपका नेगेटिव है, तो अपने कंडीशन टाइप 2 में अभी मैंने आपको बताई है, क्या पढ़ी है? a इंटू एफ डी इज लेस देन 0। जो बच्चे अपने आप से करना चाह रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट कर दे क्वेश्चन करना। तो a तो हो गया 1, डी कितना है इस क्वेश्चन में बेटा? डी दिया है इस क्वेश्चन में 3, डी कितना है? 3, और a कितना है? 1 मैंने रख दिया। तो a इंटू एफ 3 इज लेस देन 0, 3 बस पुटअप कर दो। तो 9 माइनस 2a प्लस 3 इंटू 3 प्लस a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये हो गया 9 माइनस 6a माइनस 9 प्लस a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस 6 से लेस देन 0। मेरे ख्याल से ये तो आपको करते करते अब तो एकदम नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे बता सकते हो, मगर फिर भी मैं प्लॉट करे दे रहा हूँ। तो a का फाइनल आंसर आ गया ओपन 0 से ओपन 6, हाँ या ना? तो ये केस भाई छोटा था, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया मैंने बच्चों, देख लिया, तुम लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है ना? कैलकुलेशन जरूर ध्यान से देख लेना। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर 0 से 6 आ जाएगा, और यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप लोगों को शायद दिखाई भी दे रहा होगा, एकदम क्लियर है। और कैलकुलेशन मैंने कर भी दी है। जहां 3 क्यों लिया? अभिरव पूछ रहा है 3 क्यों? अरे बेटा अभिरव, एक्सीड 3 एंड अदर इज लेस देन 3, तो आज वो डी क्वांटिटी क्या दी है क्वेश्चन में? 3। कल क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम्हारे 20 जून वाले में उस तरह से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपको कोई डी क्वांटिटी को -5 दे देगा, कभी 7 दे देगा, ठीक है भाई? ठीक है। और एफ डी छोटा क्यों होगा? छोटा मतलब भाई ये ना F3 देख लो ना यहाँ पर साइन, अगर यहाँ 3 लाई कर रहा है तो इतना तो तुम खुद भी ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि F3 की वैल्यू कन्फर्मली नेगेटिव होगी, और A इस समय कैसा है? पॉजिटिव। तो हमेशा ये कंडीशन क्या आती है? इसीलिए A इंटू एफ डी इज लेस देन 0, चाहे डाउनवर्ड का केस आ जाए चाहे अपवर्ड का। तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं तुम लोगों को टाइप बता रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहां पर मैंने लिखा है टाइप 3। टाइप 3 यहां पर आपके पास, ध्यान से समझे, बताया जाए भाई ग्राफ कैसे बनाया। बेटा ग्राफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट नहीं है, बस ये देख लो अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं। कोई बच्चा ये तो नहीं समझ रहा है? अच्छा हुआ तुमने ये बात पूछ ली कि इस समय ये जो क्वाड्रेटिक है, सर ये ग्राफ क्यों खींच दिया आपने? अरे बच्चों, ए की वैल्यू देखकर केवल स्ट्रक्चर तो पता है ना कि अपवर्ड का होगा, हाँ या ना? एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, जो भी बच्चे ये बात समझ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल टाइप 2 छोटा है भाई, एकदम सही बात है। कई लोग लिख रहे हैं सर टाइप 2 में लेस टाइम कंज्यूमिंग है, भाई इसलिए लेस टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, क्योंकि एक ही कंडीशन पर अपनी बात हो गई। और पिछले वाले केस में भाई लेंदी पड़ रहा था, क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वहां पे 3 कंडीशन लगानी पड़ रही थी, इसलिए पड़ रहा था, है ना? अब जरा बच्चों टाइप 3 को ध्यान से सुनना, और भाई टाइप 3 ऐसा है, जरा बहुत ध्यान से अलर्ट होकर एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो, है ना? टाइप 3 में आपके पास क्या कहता है? कहता है एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी कॉमा ई। ठीक है भाई, एग्जैक्टली एक रूट जो है, अब आज किसी क्वांटिटी से बात नहीं कर रहा। ये भाई कौन बालक है जो लिख रहा है 3 बीच में कैसे आया? मेरे ख्याल से बेटा शायद 10 बार से ऊपर मैंने बोल दिया है बच्चों। ये बात अभी मैं तुम्हें बोला, शायद मैंने कितनी बार रिपीट कर दी। बालक पूछ रहा है 3 बीच में क्यों लिया है। ये देखो बच्चे, एक्सीड 3 एंड अदर इज स्मॉलर देन 3, तो एक रूट जो है 3 से क्या लेना है? ग्रेटर, तो बीटा क्या ले लिया? 3 से बड़ा। और एक रूट क्या लेना है? 3 से लेसर, तो 100% है एक रूट पीछे बनेगा 3 के, और एक रूट 3 के आगे बनेगा। ठीक है भाई, चलो अभी हो गया ओके, ठीक है भाई। अब इधर देखो, आपने टाइप 3 में कहा सर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल। बच्चों अब ये बात ध्यान देना, अब जो तीसरा है ना, वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो बड़ा मतलब तीसरी जो टाइप है वो अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी तक जो वैल्यू गिवन होती थी, अभी तक जो वैल्यू गिवन होती थी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे थे। आज यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, आपको एक इंटरवल दिया है। क्या दिया हुआ है? वहां पर एक इंटरवल दिया हुआ है। क्या मेंशन कर रहा है? आज एक इंटरवल मेंशन कर रहा है। अब इस इंटरवल में डी से ई जो इंटरवल दे रहा है वो पेपर में कल 2 से 3, 7 से 10,
1 से 7, -1 से 5 ऐसे दिया होगा। और d लेस देन e है, ये तो तुम समझ रहे हो, जो क्वांटिटी पहले लिखी है वो स्मॉलर होती है और जो बाद में लिखी है इंटरवल पे वो बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात करनी है। ध्यान से सुनना आप फिर से। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, d और e आपके कैसे नंबर है बच्चों, रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है और आपसे कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट, ध्यान से देखना, ये डायग्राम लिया मैंने और एक ये डायग्राम लिया, एक रूट अल्फा मैंने तुमसे कह दिया डी से ई के बीच में लाई कर रहा है। क्या तुमको ये बात समझ आ रही है, ये वाला डायग्राम सर हाँ सही है। और कोई बच्चा कह सकता है सर जरूरी है यही वाला रूट लाई कराओ आप, मैं बीटा को कराऊंगा कल पेपर में। मैंने कहा भाई तू बीटा को करा देना, ये डी ये ई। क्या पहले मुझे ये बताओ, ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये दो केस बनेंगे, हाँ या ना? ए ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चों क्या ये दो केस बनेंगे? ए ग्रेटर देन 0 के लिए सोच लो अपने दिमाग में, है ना? डी जो है ई से छोटा है भाई, है ना? डी जो है ई से छोटी क्वांटिटी है तो डी पहले बनेगी। ठीक है भाई, सही है सही है, ठीक है, देख लिया मैंने, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो इस केस में आपने एक रूट को उसके बीच में लाइन करा दिया, बढ़िया। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं ए लेस देन 0 लेता, तब मैं आपको ये डायग्राम ऐसे दिखा देता। मैं कहता बनाओ भाई, ये डी ये ई, और एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो ये अल्फा ये बीटा और ये डी ई और ये आपका ई। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हो गया बीटा। अब तुम कहोगे हाँ सर अभी भी सही है। अब मुझे छोटी छोटी बातों का जवाब दो तुम लोग, मैं नहीं बता रहा। क्या तुम में से सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि जो डी से ई का इंटरवल गिवन है, वो डी से ई का, जो कुछ बच्चे लक्षिता पूछ रहे ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर, बेटा ई का मतलब यहाँ तुमको भी मैंने बोला, मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुना करो। मैंने कहा 5 से 10, तो ई कौन है 10, डी कौन है 5, ये तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हम तुम्हें समझाते हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास -1 से लेकर 7 लिखा होगा, तो इतना अंडरस्टूड होगा ना तुम्हें पेपर में कि 7 -1 से ग्रेटर है। डी और ई लिखा है तो वहां पर आपके पास मेंशन कर रहा है, क्योंकि उसने डी और ई लिखे नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया डी इज लेस देन ई। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहली बात, मेरे को छोटी छोटी बातों का जवाब दो। अगर एक रूट डी से ई रियल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक का 100% दूसरा रूट भी रहा होगा, हाँ या ना? और दूसरा रूट रहा होगा तो मैं कंफर्म हूं कि डी ग्रेटर इक्वल 0 वाली कंडीशन मुझे नेचर ऑफ रूट चेक करने की आज भी कोई जरूरत नहीं है। भाई अब खुद भी तो दिमाग लगाओ। जब पहला केस सुना उसमें थ्योरेटिकल मैंने बहुत सारी बातें बताई, दूसरा सुना, ऐसा कैसे हो सकता है कि तीसरे को 10-10 बार सुन रहे हैं हम लोग तब भी। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में सर डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सही बात है, क्योंकि वो तो होना ही तय है। अब ठीक है, आपने कहा सही है सर, बढ़िया बात है, मान ली ये वाली बात। अब इस केस में सोच के देखो, क्या -b/2a हमेशा आपका डी और ई के बीच में ही लाई करेगा? उसका भी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, हाँ या ना? बेटा मैं कैपिटल डी की बात कर रहा हूं, इतना तो कॉमन सेंस आप सबको होना चाहिए। कैपिटल डी नेचर ऑफ रूट की बात कर रहा था मैं, कैपिटल डी, है ना? ठीक है। अब कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर -b/2a का कंपैरिजन बिल्कुल सही लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुमको थोड़ी ना पता है डी और ई कहाँ है। हो सकता है भाई डी और ई तुम्हारे यहाँ लाई कर जाए, देखना जरा, मैं इसको हाइलाइटर से बना रहा हूँ, यहाँ डी होता और यहाँ ई होता, तब तुम कह देते -b/2a लाई कर रहा है। मगर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग -b/2a उसमें लाई नहीं कर रहा है। तो इतना तुम लोग खुद ही समझ जाओ भाई कि -b/2a का कंपैरिजन डी और ई इंटरवल के बीच में नहीं किया जा सकता। एकदम सही है, बिल्कुल नो सर नहीं करेंगे, एकदम ठीक है। दो कंडीशन अपन की बेकार हो गई। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, वैसे तो ये आगे की कैलकुलस की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बन के आएगी और आपको एक बहुत छोटी सी बात भी समझ में आएगी। जब कोई रूट दो क्वांटिटीज के बीच में फंसता है तो हम लोग उसको एनालाइज ऐसे करते हैं, जो सामने आपके लिखा दिख रहा है FD इंटू FE। मगर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, तुम सोच रहे हो सर आज आपने A इंटू FD वाली कंडीशन और A इंटू FE वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई? सही बोल रहा हूं मैं, हाँ या ना? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, क्या यही सोच रहे हो? तो मैं उसका रीजन बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान रहा हूं आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये बुक में कंडीशन यही क्यों लिखी होती है। हमारे दिमाग में तो आ रहा है अभी तक दो आपने जो पढ़ा ही, A इंटू FD पर बात कर लो और A इंटू FE पर बात कर लो, आपने वो लिखनी चाहिए, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही चमक रहा है, अभी वो समझेंगे।
बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, अगर तुमने ए को पॉजिटिव लिया, और इस कंडीशन की मैं बात करता हूं, इस कंडीशन की, है ना, तो यहां पर ए को पॉजिटिव लिया और बच्चे एफ डी कैसा है अपना, पॉजिटिव, तो इस समय ये कंडीशन क्या हो गई, ए इंटू एफ डी इज पॉजिटिव। आपने कहा ठीक है भाई, ए इंटू एफ डी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब यहीं पर मैंने जानबूझ के इसीलिए तुम लोगों के लिए दूसरा डायग्राम बनाया है, फर्स्ट डायग्राम के बाद सेकंड बनाया है। इसमें एफ डी कैसा ले लिया बच्चे मैंने, नेगेटिव, और ए कैसा है, पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ डी आज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चैट बॉक्स में बताओ क्या ये बात सही होगी, ए इंटू एफ डी लगाना, हाँ या ना, बोलो बच्चों, ए इंटू एफ डी लगाना क्या सही होगा। बात समझ आई बच्चे, ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं वो तुम लोगों को डायग्राम के थ्रू अब तुरंत समझ में आ रही होगी, अच्छा सर इसलिए नहीं लगाया उसने, बिल्कुल। अब इसके बेसिस पर अपन के पास तो फंस गया क्वेश्चन। अब हमने कहा भैया कैसे फिर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, चौथा डायग्राम, कोई भी बनाओ, अगर एक रूट डी से ई के इंटरवल में फंसा होगा तो एफ डी कैसा होगा, अगर इस डायग्राम में देखूं तो पॉजिटिव, और एफ ई कैसा है इस डायग्राम में, नेगेटिव। तो बेटा आप एफ डी और एफ ई का अगर प्रोडक्ट करोगे तो आउटपुट इज ऑलवेज जीरो, मतलब इस केस में मैं बात कर रहा हूं लेस देन जीरो आया। अब बच्चा बोला सर सेकंड दिखाओ, एफ डी में कैसा आ रहा है, नेगेटिव, एफ ई अपने आप से क्या हो गया इस समय, पॉजिटिव, तो एफ डी और एफ ई का प्रोडक्ट अभी भी कितना आ रहा है, नेगेटिव, हाँ या ना। अब तुमने कहा सर दो डायग्राम पर तो सही है, तीसरे पर दिखाओ, मैंने कहा तीसरा देख ले भाई, एफ डी कैसा है, नेगेटिव, एफ ई कैसा है, पॉजिटिव, 100% है इन दोनों का प्रोडक्ट एफ डी और एफ ई आपका कैसा होगा, नेगेटिव। सेम चौथा देख लो, एफ डी आज पॉजिटिव है और एफ ई आज आपका नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। क्या मेरी छोटी सी बात समझ आई कि आज टाइप 3 में भी ज्यादा कंडीशंस नहीं है, बहुत बेसिक सी कंडीशन है, एफ डी और एफ ई का प्रोडक्ट। मेरे भाई जो लोग लिख रहे हैं एकदम सही है सर, मजे ही आ गई ये वाली बात समझ के। तो ये जो आपको पूरा तीनों समझ लिए जो लोगों ने, जो लोग लिख रहे हैं सर ऑल क्लियर, एकदम क्लियर है पूरी बातें। तो तीसरी कंडीशन में एफ डी और एफ ई का बच्चों प्रोडक्ट जो अपन ने किया है, वो एफ डी और एफ ई का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन जीरो चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, लेस देन जीरो। मगर बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है या नोट करके मैंने, टाइप 3 बहुत बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो जरा ध्यान से समझें। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी और वो क्वेश्चन से बड़ा अच्छा एनालाइज होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। आपके पास मैंने यहाँ नोट करके एक बात लिखी है, इन दिस केस ऑल्सो चेक फॉर एंड पॉइंट्स इफ इंटरवल इज क्लोज्ड, मतलब डी कोमा ई पर क्लोज लगा है, then fd equals to 0, fe equals to 0, no other root should lie in d, e। अब आपने कहा सर ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास जो इंटरवल दिया होता है, क्वेश्चन में पेपर में इंटरवल होगा ना, या तो ओपन इंटरवल का क्वेश्चन होगा या फिर क्लोज्ड इंटरवल का, तो तुम मेरे से पूछोगे सर आप दोनों बताओगे, बिल्कुल। मैं अभी जो एग्जांपल तुम्हें देने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर मैंने रखा हुआ है, मैं तुम्हें ओपन इंटरवल पर भी ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ताकि जब तुम शीट से अप्लाई करो तो चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे वन साइड ओपन हो, वन साइड क्लोज हो, अगर वो क्वेश्चन समझ लिया तो आज वो सारे पूरे हो जाएंगे तुम्हारे शीट से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा ये कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि अपन का एक रूट जो है वो एफ मतलब डी वाले पॉइंट पर ही लाई कर गया। मेरी बात समझना बच्चों, रूट ही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने भाई, देख लिया। बच्चे लिख रहे हैं कि रूट बिकम डी और ई, बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो कि रूट जो है खुद हो सकता है कि वो किसी इंटरवल के उन पॉइंट से ही निकल जाए। मतलब मान लो ये था डी और वो रूट ही यहीं से चला गया, और आपके पास ये तो निकल गया यहां से, और अपन का ये रूट है बीटा और ये वहां पर वैल्यू है ई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो डायग्राम में बल्कि यहां बना देता हूं, तुम ध्यान से समझो इस बात को। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी तुमको। मैंने कह दिया जो अपना अल्फा है वो डी से पास कर गया, अल्फा जो है वो डी वाले कोऑर्डिनेट से पास कर गया, ठीक है। और जो बीटा रूट है वो ये फंसा हुआ है और ई यहाँ पर है। बच्चों मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम सभी से चैट बॉक्स में मुझे जवाब देना। आज अगर ओपन इंटरवल डी से ई होता तो क्या इस कंडीशन में भी एक ही रूट क्वेश्चन में फंस रहा है डी और ई के बीच में, हाँ या ना? बस चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो, एकदम 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 फटाफट यस आ रहे हैं, यस 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 यस, बिल्कुल। क्यों समझ लिया तुमने, फिर सुन लो फिर सुन लो फिर सुन लो, क्वेश्चन के थ्रू तो अभी मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। हो भी सकता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है सर हो भी सकता है या नहीं, एकदम कंफर्म है, वही तो दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें करके।
यहाँ पर अगर वो डी से चला गया और मैंने इंटरवल ओपन रखा, तो बेटा ओपन रखा है ना, तो यहाँ पर बीटा अकेला एक ही रूट है ना जो डी से ई के बीच में फंस रहा है। बीटा एक ही अकेला रूट है ना जो डी से ई के इंटरवल में फंस रहा है। ये बात बहुत काम की है, ध्यान से सुन लो। ये अकेला ही रूट है ना, ये दोनों के बीच में फंस रहा है। अब मान लो मैंने ये इंटरवल ओपन से क्लोज कर दिया होता, ओपन से क्लोज कर दिया होता, आज मेरा मामला अटक जाता। क्यों? क्योंकि एक रूट तो डी और ई के बीच में बीटा होता और एक खुद डी हो जाता। आपने सर क्वेश्चन में कंडीशन कही है, अब जरा यहां पढ़ लो। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, एकदम एक रूट आने चाहिए, बिल्कुल सुंदरम, दो रूट हो जाते तब। अब ये बात जो कई बच्चे सोच रहे हैं सर अभी मजा नहीं आया, ये कैसे आप बोल रहे हो, ये बात आपको एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं उससे एक एक स्टेप आपका क्लियर करता हूं। बहुत ध्यान से आप सबको सुनना है और समझना है और तुरंत आपको बात कंफर्म होगी कि सर कह क्या रहे हो। अब आते हैं अपने एक क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूं ताकि पेपर में आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ पर मैंने इसीलिए तुम लोगों के लिए दोनों इंटरवल ले लिए ताकि तुम्हें एकदम कंफर्म हो जाए कि क्लोज आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं और ओपन आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों आपके सामने रख दिया। अब सुनना पहले ध्यान से, इंटरवल की बात तो बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है भाई फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है, फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन ओपन इंटरवल 0 से 3। अब जैसे ही तुम ये कंडीशन पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से बच्चों तुमको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, तुम लोगों को ये ध्यान आना चाहिए कि भाई आपने सर ने पढ़ाया था, अपने माइंड में सोचोगे कौन से टाइप का ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, तो तुरंत याद आएगा कि एग्जैक्टली वन रूट को, एग्जैक्टली वन रूट को किसी इंटरवल में लाना आपने अभी तक टाइप 3 पढ़ा है। टाइप 1 और टाइप 2 तो किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी पर बात थी। सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्या ऐसा है क्या बच्चों? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? क्लियर है, ऑडिबल आ रही है? बेटा एक ही दो लोगों ने, एक बच्चे ने ही बस लिखा है, बेटा अपनी तरफ से एक बार चेक कर ले। सभी लोग कह रहे हैं एकदम फाइन है सर, क्लियर वॉइस आ रही है। बच्चे अपनी तरफ से एक बार चेक कर लो, कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपकी तरफ से भी, क्योंकि देखो अगर अगर एक को प्रॉब्लम होगी तो सबको होती, तो बाकी सबने ऑडिबल लिखा है। ठीक है बच्चों, देख लेना बेटा जिसको भी दिक्कत थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली वन रूट की अगर बात कर रहे हैं तो अपन को कंफर्म था ये बात कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है और टाइप 3 का क्वेश्चन है और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट उस बच्चे को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो मैंने डायग्राम तुरंत अपवर्ड का बनाया, मुझे डाउनवर्ड का बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे डाउनवर्ड की जरूरत नहीं है। तो तुरंत उस बच्चे ने अपवर्ड का डायग्राम खींच दिया। अब उसने क्या कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इक्वेशन लाई ऑफ द इक्वेशन दिस इंटरवल। मैं भाई पहला कर रहा हूं, जब मैंने कंसीडर कर लिया है ओपन 0 से 3, तो बेटा मैंने यहां पर ले लिया एक रूट के लिए 0 और एक के लिए यहां पर 3 और यहां पर मैंने तुम्हारे सामने ये बना, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा को फंसा दिया। ठीक है, अल्फा और बीटा में से मैंने जो डायग्राम बेटा आपके सामने प्लॉट किया है उसमें अल्फा को 0 से 3 के बीच में पुट अप कर दिया। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, मैं आपको करके पहले बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। मैंने यहाँ पर फंसा दिया इस रूट को, अल्फा को 0 और 3 के बीच में, तो F0 तुम सबको दिख रहा होगा इस समय पॉजिटिव है और F3 तुम सबको दिख रहा होगा नेगेटिव है। और वैसे भी तुमको कंडीशन पेपर में हमेशा ये ध्यान ही रहेंगे कि FD इंटू FE अपन क्या पढ़ के आए टाइप 3 के लिए लेस देन 0, ना ध्यान रहे तो डायग्राम से भी ऑब्जर्व हो जाता है F0 पॉजिटिव है और F3 आपका नेगेटिव है। तो अपना पहला काम शुरू कर देते हैं, F0 इंटू F3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो F0 कितना हो जाएगा भाई, पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो 0 माइनस 0 प्लस 2p, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। F3 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 9 माइनस p प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2p इज लेस देन 0। तो यहाँ आ गया है बच्चों 2p, ये हो गया 9 माइनस 3p माइनस 3 प्लस 2p इज लेस देन 0। तो ये 2 तो भगा ही दो तुम, राइट साइड में कांस्टेंट है, और यहाँ हो गया आपका माइनस p प्लस 6 लेस देन 0। अब मैं माइनस कॉमन टेकअप कर लूं तो तुम सभी को दिख रहा होगा ये हो गया है p इंटू p माइनस 6, है ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, चलो लिख ही देता हूँ, लेस देन 0। तो p इंटू p माइनस 6 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज, तो नंबर लाइन पर 0 और
6 प्लस माइनस प्लस, तो अपना फाइनल आंसर अभी हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग, तो ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर आ गया। और मैं तुमसे क्या कह रहा था, बच्चे जल्दीबाजी में क्या मिस्टेक करते हैं, बस वो सोचते हैं कि अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, यही अपना फाइनल आंसर होगा। और यही ऑप्शन में भी आपको सबसे पहले दिखाई देगा भाई, पेपर में भी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, और ये ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा और बच्चा टिक कर देगा, मगर बाद में आएगा देखेगा नेगेटिव मार्किंग मिली हुई है। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहली चीज, अब इसमें हमें समझना होगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। तो सबसे पहले बच्चों में देखो, इसमें एक चीज तो बताऊं कि आपके पास मैंने अभी क्या समझाया कि जब कोई रूट 0 और 3 पर ही लाई कर सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि वो रूट खुद 0 पर आ जाए या वो रूट खुद 3 पर आ जाए, तो हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप ऐसे केस में अपने पास कॉपी पर केस बना लेंगे कि जब वो रूट अगर 0 पर लाई कर गया तो क्या होगा, और 3 पर लाई कर गया तो क्या होगा। अभी भाई अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ओपन इंटरवल 0 से 3 दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0 से 3 दिया हुआ है। तो भाई शुरू करें अपनी बात। अब मैंने तुमसे कहा कि अगर रूट, मैं यहां लिख भी देता हूं, इफ रूट लाई ऑन 0, अगर रूट 0 पर लाई कर गया तो f0 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, हाँ या ना। मुझे हाँ या ना आप बताते चलो, बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ऐसा हो सकता है ना सर ओपन इंटरवल है तो कैसे, बेटा ओपन इंटरवल है मगर हमें उसकी लोकेशन देखनी होगी, एम के रिगार्डिंग जो मतलब पी के रिगार्डिंग जो वैल्यूज अपन की आ रही हैं उसके रिगार्डिंग हमें सिंप्लीफाई करके देखना होता है कि वो रूट लाई कर सकता है या नहीं। अभी तुम पहले पूरा देखो, फिर अपने आप उस एनालिसिस को समझ पाओगे कि सर आप ये बात क्या समझाना चाह रहे हो। ध्यान से सुनो, मैंने एक बार ये रूट को 0 पर लाई कराया, सुनना ध्यान से सुनना। तो ये हो गया f0 इक्वल्स टू 0, रखो जरा, 0 रखा तो यहां से 0 माइनस 0 प्लस 2p बराबर 0, यानी कि p बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, p बराबर 0। अब ये वो p की वैल्यू है जिस पर अपन को ये चेक करना है कि क्या उस इंटरवल के अंदर कोई रूट लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। तो इस p बराबर 0 को अपन ने लिया और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया कि p की वैल्यू 0 पर जो गिवन इंटरवल में दिया गया है क्या उसमें एक रूट लाई उस लोकेशन पर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने p की वैल्यू 0 यहां पर पुट करी, देखना जरा, ये हो गया 0 प्लस 1x प्लस 0 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या आई बच्चों, 0 और 1, क्या आई, 0 और 1। अब जरा ध्यान से सोच के देखो मेरी इस बात पर, अगर मैं p की वैल्यू को आपके सामने 0 ले रहा हूं तो मेरे x के कौन कौन से आंसर आ रहे हैं बच्चों, 0 और 1। अब 0 पर ओपन इंटरवल लगाइए, देखो भाई जो ओपन इंटरवल की बात से कंफ्यूज हो रहा था कि सर इसको मुझे क्या करना चाहिए, 0 वाली बात से आप 0 को एक्सक्लूड कर दोगे ना, क्योंकि 0 x की वो वैल्यू है जो कि अपने इंटरवल में तो लाई ही नहीं करेगी। ये जो बच्चे ओपन वाली बात लिख रहे थे, क्या ये वाला स्टेप भाई समझ में आता है, 0 देखो इसमें लाई नहीं कर रहा है, मैंने ओपन इंटरवल दिया है। अगर ये 0 वाली बात में यहाँ पे रखने की कोशिश भी करूंगा तो तुम लोग मुझे मना कर दोगे कि सर ये तो वो लोकेशन होगी जब ओपन इंटरवल दिया तो लाई करा ही नहीं सकते। एकदम बढ़िया बात है, मैंने यहाँ पर 0 को क्या करा, 0 को मना कर दिया। मगर जरा ध्यान से बच्चों देखो, क्या 1 इसके अंदर 0 से 3 के अंदर लाई कर सकता है, हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्या 1 0 से 3 के बीच में लाई कर सकता है, तो कर सकता है ना, x की वो पर्टिकुलर वैल्यू इस इंटरवल में। यानी कि आप सबको ये बात ध्यान देनी चाहिए थी कि p की वैल्यू 0 लेने पर अपन का ये जो आंसर आ रहे हैं इसमें x की वैल्यू 1 0 से 3 के बीच में आनी चाहिए थी। और अपन p बराबर 0 को, ये देखो यहाँ पर कौन सा इंटरवल लेके चल रहे थे आंसर में, ओपन इंटरवल, तो अपन को यहाँ पर कौन सा इंटरवल लेना चाहिए था, क्लोज, क्योंकि ये p की वैल्यू 0 पर अपना करेक्ट आंसर 1 हमको प्रोवाइड कर देगा। 0 तो नहीं लाई करेगा मगर 1 तो लाई कर सकता है ना, तो p की वैल्यू 0 को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब फिर ध्यान से सुनो, एक बच्चा तुरंत सोचेगा कि सर अगर ये बात आपने 0 पर करी है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पर भी करनी पड़े, क्या करना पड़े, 3 पर करना पड़े। तो मैं यहाँ पर एक पेज अटैच करके आपके सामने यहाँ लिख देता हूं, इफ रूट लाई ऑन 3, अगर हम 3 पर उसको ले लेते, अगर अपन 3 पर उसको कंसीडर करेंगे तो f3 बिकम 0,
और F3 अगर 0 करेंगे तो भाई जरा इक्वेशन में डाल दो इसको, ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू 3 और प्लस 2p बराबर 0। अभी मैं एक बात भी बोलूंगा, ध्यान से सुनना, माइनस 3p माइनस 3 प्लस 2p बराबर 0। तो यहां से आ गया माइनस p प्लस 6 माइनस 6, है ना। तो यहां से p की वैल्यू आ गई अपन की 6, p की वैल्यू क्या आ गई 6। अब बच्चों 6 पर ध्यान से सुनना, p की वैल्यू 6 पर अपन को फिर से चेक करना होगा कि क्या 6 पर रूट अकर करेंगे या नहीं करेंगे। तो जरा p बराबर 6 इस इंटरवल में पुटअप कर दो, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो p बराबर 6। जैसे पिछली बार आपने p बराबर 0 पुटअप किया था, अब की बार p इक्वल्स टू 6 पुटअप कर दो। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 x, अच्छा p सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर, ये बेटा x स्क्वायर माइनस p की वैल्यू मैंने डाल दी 6 प्लस 1x और प्लस 12। ये देखो यहां से ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो x की फैक्टर्स आ गए 3 और 4। जल्दी से मुझे बच्चों चैट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोगों ने तो यार पहले ही लिख दिया है, मैं तो इधर ही लिख रहा हूँ। एकदम सही है, 3 और 4। आज आपका इंटरवल कैसा दिया है बच्चों? कौन से इंटरवल पर अपनी चर्चा चल रही है? ओपन इंटरवल पर। क्या 3 इसमें एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। 4 एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। यानी कि सर मैं कंफर्म हो गया कि आज p इक्वल्स टू 6 को आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ना मैं 3 ले सकता ना मैं 4 ले सकता। आज ये वैल्यू रिजेक्ट होगी। आज p इक्वल्स टू 6 रिजेक्ट होगा, और अगर p इक्वल्स टू 6 रिजेक्ट होगा तो अपना जो फाइनल आंसर होगा p का, अभी ये करेक्ट नहीं है। अब अपना फाइनल आंसर मैं देता हूं, मैं फाइनल आंसर पेपर में लिख के आऊंगा। p बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से कहां तक था? 0 तक था, और 0 पर लग गया क्लोज, क्योंकि 0 हो गया इंक्लूड। यूनियन 6 को अपन ने रिजेक्ट किया है तो अभी भी ओपन रहेगा, और 6 से इंफिनिटी। क्या ये बात समझ आई? अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। अब तुम एक बात सोच रहे होगे कि सर ये जो आप काम करते हो, मैं एक छोटा सा बात तुम्हारा स्टेप कम कर दूं, F0 बराबर 0 करके P बराबर 0 निकालते हो, है ना? क्यों कर रहे हैं? F3 बराबर 0 करके P बराबर 6 निकालते हो। इतना कैलकुलेशन मैं तुम्हारा बचवा सकता हूँ। कैसे? पेपर में बस तुमको 0 और 6 पर चेक करना है कि जो भी फाइनाइट नंबर्स आएंगे उस आंसर में, उस पर चेक करना होता है कि इक्वालिटी आएगी या नहीं। तो वही वैल्यू बस कंसीडर कर लेना। ये देखो मैंने ये F0 बराबर 0 करके P की वैल्यू कौन सी निकाली है बच्चों? 0। और ये F3 बराबर 0 करके P की कौन सी वैल्यू निकाली है? 6। ये देखो अपने आंसर को जरा, 0 और 6। मुझे यही चेक करना था कि ओपन आएगा या क्लोज आएगा। तो आपके पास ये वाला जो मैंने पैटर्न बोला, तो आप इतना कैलकुलेशन चाहें तो अपना कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। केवल मुझे 0 और 6 पर इक्वालिटी चेक करनी थी कि आएगा या नहीं। समिता पूछ रही है 6 क्यों रिजेक्ट हुआ? फिर देख ले बेटा, जैसे ही आपने 6 लिया बेटा, फिर ध्यान से सुन लो, जैसे ही आपने 6 कंसीडर किया और इक्वेशन में पुट किया समिता, तो आंसर आए x के 3 और 4, और अपना इंटरवल दिया था ओपन इंटरवल 0 से 3। तो ओपन में 3 तो आ ही नहीं सकता, जैसा तुम लोग कह रहे थे, चैट बॉक्स में लिख रहे थे। तो ये रिजेक्ट हो गया, और 4 0 से 3 में नहीं आ सकता। क्या समिता अभी समझ आया कि 6 क्यों रिजेक्ट हो गया? क्या अभी बात समझ आई? क्लियर है बच्चों? ठीक है ये बात। अब तुम में से सब बच्चे यही सोच रहे हैं सर ओपन ना होके क्लोज होता तो क्या होता? ये देखो मैंने इसीलिए तुम लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, अभी 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 बताएंगे, अभी चलेगी ये बात। सेकंड इंटरवल के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। अपनी कॉपी पर सेकंड, अगर क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3 होता तो अपनी कॉपी पर शुरू हो जाओ और मुझे फाइनल आंसर बताओ, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या करते हैं। जल्दी से देखते हैं कितने लोग अब की बार क्लोज में ये आंसर सही, और जिन्होंने क्लोज में सही बता दिया समझ लो कि उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। मैं फिर रिपीट करूंगा, मगर एक बार ध्यान से करो, ध्यान से करो। क्लोज्ड के लिए अपने आप करो, हाँ पहले करो, मैं बताता हूं, मगर एक बार खुद से करो जल्दी से। प्रखर ने आंसर दे, प्रकाश ने आंसर दे दिया है, श्रेय ने आंसर दे दिया है शायद, है ना? वैभव सर ये कैसे पता लगेगा F0 ग्रेटर देन 0? F0 ग्रेटर देन 0 कहाँ लिया भाई F0? यही है बेटा, प्रखर या जो भी बच्चों ने ये बात पूछी, बेटा ये ध्यान से देखो, अपन के पास ये डायग्राम था, अपन को एक रूट फंसाना था 0 से 3 के बीच में, तो मैंने अल्फा को ये रख दिया 0 से 3 के बीच में। तो ये 0 से 3 यहाँ की जगह तुम बीटा को इधर भी तो फंसा सकते हो। अभी बता के तो लाया, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया करो। मान लो तुमने 0 और 3 यहाँ ले लिया, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो इसमें F0 नेगेटिव है,
F3 पॉजिटिव है, मगर दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट तो अभी भी नेगेटिव ही आएगा। तो अपनी कंडीशन तो एफ डी इंटू एफ ई लेस देन जीरो ही तो चल रही है। तो चाहे आप अल्फा को फंसा दो चाहे बीटा को, और जब भूलो तो मैंने ये चारों डायग्राम यहाँ बनाया भाई, जो लोग भी लिख रहे हैं। क्या अभी समझ में आ गया? अच्छा तुम लोग आंसर दे रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट भाई, आंसर दोबारा देने होंगे, मैं देख नहीं रहा था। 0 और 6 दोनों पर इंक्लूड लगाया है बच्चों ने, ठीक है भाई, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने 6 पर इंक्लूड और 0 पर, कुछ लोगों ने 0 पर एक्सक्लूड 6 पर इंक्लूड, बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों ने दोनों पर इंक्लूड किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं देख लेते हैं, मैं बताता हूँ। समझो बच्चों समझो। चलो फिर शुरू करें भाई, शुरू किया जाए। बोथ इंक्लूडेड, अधिकतर लोगों ने भाई इंक्लूड ही बताया है। अक्षत, अर्पित, महक इंक्लूड, शहीद पी बराबर 0 पे बोथ रूट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम बच्चे बोथ इंक्लूड बोले हैं, कुछ बच्चों ने मगर मुझे बोला है कि 0 पर एक्सक्लूड है और 6 पर इंक्लूड है। चेक कर लेते हैं बच्चों, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखना शुरू करते हैं। अब अगर पेपर में कल क्लोज्ड आ जाए तो भी तुम टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान आ जाएगा बात सर ने क्या कहा था। सबसे पहले अपन इसका एक रूट 0 पे लाई कराएंगे। तो भाई मैं लिख नहीं रहा, f0 बराबर 0 पर पिछली कॉपी और पेस्ट है ये पूरा। f0 बराबर 0 पर ये चीज कितनी आई थी, p बराबर 0 आई थी, तो भैया p बराबर 0 आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लो भाई, अपना आंसर चेक कर लो सब लोग। p बराबर 0 ले लिया, और p बराबर 0 जैसे इक्वेशन में पुटअप किया तो इक्वेशन भी वही बन गई। क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की दो वैल्यूज आ रही थी 0 और 1। अब मेरे शेरों, जिन्होंने 0 को इंक्लूड किया वो जरा ध्यान से देख लो। 0 पर आपका वो क्लोज्ड इंटरवल लगा है, तो 0 भी शामिल हो गया, और 1 0 से 3 के बीच में आता है, 1 भी शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया बोथ रूट्स इंक्लूडेड का। किसका हो गया? बोथ रूट्स इंक्लूडेड का। और अपनी कंडीशन किसके लिए अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं एग्जैक्टली, यहाँ साइड में मैं ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट भी कर दूंगा, एग्जैक्टली वन रूट। किसके लिए बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। हाँ या ना? तो बच्चों तुम ही लोग मुझे जल्दी से आप चैट बॉक्स में बता दो, ये केस p बराबर 0 एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट? अब तो समझ गए होगे यार, बोलो बच्चा पार्टी। रिजेक्ट होगा, समझ गए कि नहीं? यहाँ लिख भी दिया है मैंने, ताकि क्लास नोट बनाते समय कोई भी बात मिस ना हो, और आप जब अगला क्वेश्चन ट्राई करें तो वो बन जाए रिजेक्ट। ठीक है समझ गए तुम लोग। यानी ये वाला केस क्या होगा? रिजेक्ट होगा, यानी 0 पर अभी भी ओपन इंटरवल आएगा। चलो अब आ जाते हैं अगला पार्ट। F3 बराबर 0, और F3 बराबर 0 पर P कितना आ रहा था बच्चों? 6 आ रहा था। अब 6 चेक करना है कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। तो अपनी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से x के रूट आए थे बेटा 3 और 4, और क्वेश्चन का इंटरवल है 0 से 3। 3 पर क्लोज है, यानी कि 3 पर इंक्लूडेड होगा, मगर 4 इसके अंदर नहीं आएगा। यानी कि ये केस आज आपका क्या होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, एक्सेप्ट होगा। एकदम बढ़िया। यानी आज अब मैं अपना फाइनल आंसर दे दूं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर अपना होगा P बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी से 0 पर ओपन यूनियन, मगर 6 पर क्लोज। ये हुई बात। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस क्वेश्चन में अभी कोई फंसा पाएगा, चाहे ओपन इंटरवल दे चाहे क्लोज्ड इंटरवल दे, तुम्हारे एक बार में क्लियर आ जाएंगे। जो लोग क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए बस उनसे। मैक्सिमम लोगों ने भाई क्लियर लिख दिया है। जो लोग ये बात कर रहे हैं टोटली क्लियर, और ये ठीक है, मगर कोई भी बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन करते समय अगर इंटरवल पर ध्यान नहीं दिया तो ही गलती होगी, अदरवाइज तो मैं कोई भी गलती करा ही नहीं सकता। अब इंटरवल पर मैंने ओपन और क्लोज दोनों पर बारी बारी एक एक बात बताई, और ये बात तुम खुद भी शायद समझ गए हो। मैं एक बार हल्का सा एक बात से तुम्हें इस बात को बताता हूँ कि ऐसा हुआ इसीलिए ना, मैंने वैसे बताया था, मैं फिर रिपीट करे दे रहा हूँ। ऐसा इसीलिए हुआ ना कि अल्फा जो रूट था वो उसी इंटरवल की किसी क्वांटिटी पर आ गया, और जो दूसरा डी और ई थे वो, ये तो डी खुद बन गया अगर, और ई यहाँ आया, तो अभी भी मैंने एक रूट यहाँ फंसा रखा है। मैं ये केस एक्सेप्ट करूंगा बशर्ते ये इंटरवल ओपन दिया हो।
तो डी यहाँ पे शामिल नहीं होगा। मगर अगर आपने ये क्लोज्ड इंटरवल सर आपने दे दिया होता तो डी भी इसके अंदर शामिल हो जाता और बी डी और ई के अंदर भी ये रूट आ जाता तो वो रिजेक्ट हो जाता। ये बात डायग्राम से इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी आपने अभी ये क्वेश्चन को करके किया है, क्योंकि आपके पास ये जो केस मैंने आपको समझाया ये ओपन और क्लोज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्षत लिख रहा है क्योंकि P0 इंक्लूड करके P6 डिस्क्लूड भी तो कर P0 क्या क्या क्या। अक्षत क्या पूछना चाह रहे हो, फिर से अपनी बात को एक बार रिपीट करो तो मैं बोल दूं। एक राज पूछ रहा है एक क्वेश्चन और प्लीज बेटा, इस पे आपकी शीट के आज मैं होमवर्क में जो क्वेश्चन टिक कराऊंगा जो आपको भेजूंगा अभी उस पे आपकी शीट में क्वेश्चन है, आराम से करना, कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से लगाना, सारे बन जाएंगे तुमसे। जो मैं टिक करके अभी आपको भेजूंगा होमवर्क में वो आराम से लगाना। आयुष कह रहा है सेकंड वाला, फिर से सेकंड वाला देख ले आयुष, फिर से गलती नहीं हो पाई, एक बार मैं बताने को तैयार हूं। अपन यहाँ पर अब की बार क्लोज्ड इंटरवल दे रहे हैं। अब ये बताओ पहले तो ओपन और क्लोज का फंडा समझे हो कि नहीं। बेटा मैं डायग्राम भी बना देता हूं, सेंटेंस भी रिपीट कर देता हूं, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। यहां पर अपन ने आप क्लोज दे दिया तो तुमने क्या करा, तुमने कहा कि सर अगर रूट की लोकेशन ही वहां पर आ गई तो आपने F0 को पहले जीरो लिया। F0 को जीरो करने का मतलब समझ गए ना कि इसी जगह पर रूट लाई करा दिया, तो F0 बराबर क्या होगा बेटा, रूट है तो जीरो आएगा ही। तो अपन ने सॉल्व किया तो क्या मिला, P बराबर जीरो मिला। अब P बराबर अगर जीरो मिला है तो अब ये या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, P इक्वल्स टू जीरो के लिए अपन ने P बराबर जीरो को ले जाकर अपने इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप कर दिया, जैसा तुम लोग देख पा रहे हो। जैसे ही P बराबर जीरो मैंने रखा तो ये तुम लोगों को दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो आया। आयुष यही पूछ रहे थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपन का जीरो आ गया जब, तो अपन ने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो अपने दो रूट आए, जीरो और वन। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो दो रूट आए, ये जो वैल्यूज आई एक्स की, क्या ये जीरो इसके अंदर शामिल हो सकता है, तो क्लोज्ड इंटरवल आपने दिया है, बिल्कुल शामिल हो सकता है। ये एक्स बराबर जीरो इसका रूट होगा, तो क्लोज्ड इंटरवल है तो जीरो को आपको शामिल करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ टिक मारा है। वन भी तो जीरो से थ्री के बीच की क्वांटिटी है तो वो भी एक रूट होगा, मैंने इसलिए इसको टिक मारा है। अब तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन आ रहा है एग्जैक्टली एक रूट लाई करे, एग्जैक्टली एक रूट लाई करे, और अपन उसमें कितने रूट लाई कराए दे रहे हैं, अपन उसमें लाई कराए दे रहे हैं दो रूट। अपन उसमें कितने रूट लाई कराए दे रहे हैं, दो रूट। तो इसलिए बेटा इसको क्या कर दिया मैंने, रिजेक्ट। और यहाँ लिख भी दिया है ताकि तुम लोग जब इसको पढ़ोगे हैंडआउट को तो दिख भी जाएगा, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। क्वेश्चन में आपके इन क्वेश्चन ये भी लिखे दे रहा हूं, क्या डिमांड है, डिमांड है एग्जैक्टली एक रूट लाई करे आयुष, तो ये वाला केस हमारा बेकार हो गया। क्लियर है बात। अब वापस आए, अब अपन को किस पर देखना था, थ्री पर, तो थ्री पर देखा, थ्री पर F3 को जीरो किया तो P6 आया। अब फिर बात आई कि रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट, P बराबर 6 अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो वहां से जो रूट निकले वो निकले 3 और 4, क्योंकि 3 इस इंटरवल में क्लोज लगा है तो 3 तो भाई कंसीडर कर लिया गया, मगर 4 तो 3 से ज्यादा है ना, तो 4 कंसीडर नहीं किया। तो बेटा एक ही रूट इस समय शामिल हुआ ना, इसलिए P की वैल्यू 6 को मैंने क्या किया बच्चे, एक्सेप्ट किया। आई होप कि आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। 30 मई को भाई टेस्ट नहीं है, मैं बात स्टार्टिंग बता चुका हूँ दीपक, आपका टेस्ट 20 जून को है, 20 जून को, 20 जून को, 20 जून को। और प्रियांशु पूछ रहा है सर ओपन इंटरवल पर अपन ने क्यों चेक किया, बेटा ओपन इंटरवल पर अपन ने इसलिए चेक किया, ध्यान से मेरी बात को ऑब्जर्व करो, कि अगर इस लोकेशन पर MP की वैल्यू जो अपन निकाल रहे हैं वो अगर जीरो होती है इस लोकेशन पर, तो जीरो होने पर, अभी मैंने डायग्राम भी तुम्हें दिखाया था इसलिए चेक किया था, यहां पर ही अल्फा बराबर डी के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है ना ये लोकेशन पर एक क्वांटिटी इसके बीच में अभी भी फंस जाए। तो आपने क्या करा कि 0 और 3 के रिगार्डिंग जब ओपन इंटरवल है तो वहां से जो P की वैल्यू 0 निकाली है, उस P की वैल्यू 0 पर ओरिजिनल इक्वेशन के रूट चेक करें, और वो रूट आ रहे हैं 0 और 1, जो कि इस इंटरवल के अंदर देख लो, 0 तो लाई नहीं करा मगर 1 लाई कर गया। तो आप कैसे P बराबर 0 को रिजेक्ट कर सकते हो, जबकि आप यहाँ पर रिजेक्ट करे दे रहे थे। इसलिए ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज, दोनों में ही आपको P के एक्सेप्टेबल वैल्यूज को चेक करना होगा। और मैंने आपसे कहा कि जो जहां पे फाइनाइट है वहां चेक कर सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप ये वाला आप स्किप कर सकते थे, सीधे सीधे 0 पर और सीधे सीधे 6 पर अपने आंसर के अकॉर्डिंग चेक करा जा सकता था। तो आप दोनों में से कुछ भी उसको कर सकते हो, ठीक है भाई। इसका फाइनल आंसर बेटा ये लिख तो दिया प्रकाश, ये देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा भाई आपके, फाइनल आंसर सेकंड वाले पार्ट का, ये फर्स्ट वाले पार्ट का है, ये फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ओपन इंटरवल के लिए है, और सेकंड वाले के लिए है। तुम लोग कहाँ देखते रहते हो, ये लिखा तो है, ये देखो फाइनल आंसर ये सेकंड वाले के लिए स्क्रीन पर ही तो है, ये लिखा है बच्चों, ठीक है। 20 जून को आपका टेस्ट है बच्चों, 28 नहीं 20, ठीक है बच्चों।
तो इसके इतना जो आज मैंने बताया इसके बेसिस पर आप जरूर क्वेश्चन करें, क्योंकि कल जो अपन क्वेश्चन करेंगे और होमवर्क का डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे 2 छोटे छोटे केस है, तीसरा बड़ा काम का केस है भाई ये वाला। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लो कि बाकी तो यार इजी है। ठीक है, हाँ टेस्ट संडे को नहीं है इसमें, बिल्कुल है ना, टेस्ट संडे को नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो बस अब यहाँ पर आज इससे बाइंड अप करते हैं भाई। आज के क्लास का भी आपका हो गया है ड्यूरेशन पूरा, तो इसको आप लोग चेक करना। कल क्वेश्चन भी डिस्कशन में लेंगे अपन, मगर इसके 2 छोटे छोटे केस हैं वो बता के कल प्योरली कुछ क्वेश्चंस का ही मैं डिस्कशन करूंगा, जो मैक्सिमम वैसे आप लोग डाउट सेशन में अपन से पूछे ही ले रहे हो, मगर फिर भी कल 2 छोटे छोटे पार्ट बता के अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, रेस मैंने भेज दी है बेटा, रेस मैंने भेजी है कल या परसों के, आप उस पर देख लेना एलएन प्लस पर। कल या परसों का जो हैंडआउट भेजा है उसमें साथ में मैंने 1 to 40 रेसेस आपको पोस्ट कर दी हैं, 1 to 40 है ना बच्चों। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, थैंक यू।